अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूज़, आज जो दिन हम मनाते हैं उसको कहते हैं माजूरी का दिन, और पूरी दुनिया में ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो कि नन्हे फरिश्ते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना ही अपना पैगाम या अपनी दर्द किसी को बता सकते हैं। वो नन्हे फरिश्ते जो हैं, अगर उनकी हम बात करें तो ये कहा जाता है पाकिस्तान में खुसूसी 13 जो लाख हैं वो खामोश फरिश्ते जो हैं जिनको समझा जाता है। 13 लाख बच्चे जो हैं स्पेशल बच्चे हैं, उनको स्पेशल केस के तौर पे ट्रीट किया जाता है। मगर क्या वो बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं? क्या वो जो बच्चे हैं वो उस तरह की ज़िंदगी गुजार सकते हैं जिस तरह का हम अपने बच्चों के लिए तसव्वुर करते हैं या कोशिश करते हैं, या हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि उन बच्चों को अच्छी ज़िंदगी फ़राहम करना, उनकी अच्छी नशोनुमा करना, उनको दुनिया के साथ दौड़ने की ताकत देना, या उनको सोचने समझने की वो तमाम सलाहियत सिखाना जो हर माँ बाप का हक़ होता है या हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। तो हालिया हमारी मुलाकात एक ऐसी खातून से हुई है जो कि 20 साल से जो हैं वो इन बच्चों की ना सिर्फ काउंसलिंग कर रही हैं, बल्कि उन बच्चों को सिखा रही हैं, बोलना सिखा रही हैं, समझना सिखा रही हैं, उभरना सिखा रही हैं। और इसी शोबे से वो मुंसलिक हैं, और वो चाहती हैं कि ऐसे तमाम बच्चे जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, जिनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी जो होती है, तो वो जो दिन है उस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। मगर डिसेबिलिटी जो होती है वो कितनी बड़ी जो होती है वो वालिदैन के लिए परेशानी का बाइस बनती है। तो हमने सोचा कि आज हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिटेल डिस्कशन करें। और उनकी एक जो उनका जुमला था जिसने वाकई दिलों को छू लिया, वो जुमला ये है कि मसला तब बनता है जब माशरा उससे जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, या ये बताता है कि वो कुछ नहीं है। उनका कॉन्फिडेंस लूज़ करता है जब बच्चा जो होता है वो बहरा होता है। तो वो जो बच्चा बहरा होता है उसका माशरा क्यों नहीं एक्सेप्ट करता, या क्यों नहीं सोचता कि वो बच्चा वो बहरा नहीं होता, वो एक्चुअली जो होता है पूरा माशरा जो होता है वो सुनना नहीं चाहता, या माशरा जो होता है वो समझना नहीं चाहता, या उसको इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहता। तो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स अगर हम बात करें, जैसे कि जो फैक्ट्स हैं, हर 3 में से 1 बच्चा जो है वो डिले स्पीच थेरेपी का शिकार है, और हर 5 में से 1 बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है और ADHD का शिकार है। और हम आपको मिलवाते हैं उन्हीं खातून से जो 20 साल से इन बच्चों के साथ साथ उनके लिए काम कर रही हैं और उनके शाना बिशाना खड़ी हुई और पेश हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर फतिया अशरफ को, जो कि कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट भी हैं और स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अच्छा, जब मैंने पढ़ा ना कि 20 साल से आप उनके साथ काम कर रही हैं, तो मुझे लगा नहीं कि आप बल्कि छोटी उम्र से काम कर रही हैं। आपकी एज से इतना लगता नहीं कि आपने 20 साल से उनके साथ जो है, ऐसे बच्चों के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पहलू जो है वो गुजारा है। बेसिकली मुझे अपनी OPD स्टार्ट की है तो अभी मतलब 2 से 3 साल हुए हैं। पहले इंटर्नशिप और स्टडी के दौरान या उससे पहले भी काफ़ी टाइम से जो है ना इन बच्चों के साथ ही काम कर रही हूँ, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में। अच्छा जी। अच्छा, तो आप पहले से ही काम करती थी? जी जी, पहले से। अच्छा, ये जो तबका है बच्चा, स्पेशल बच्चा इसको कहते हैं, आजकल इस पे बहुत फोकस किया जा रहा है। बल्कि ये मैं बताना चाहूँगी कि हमारी CM साहिबा मरियम साहिबा ने भी स्कूल्स जो हैं वो भी रिसेंटली इनॉग्रेट किए हैं ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। तो ऑटिस्टिक बच्चा हो गया, ADHD का बच्चा हो गया, डिले स्पीच जिनकी होती है वो बच्चे हो गए, और ऐसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे हो गए, या ऐसे बच्चे जो कि किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, तो कैसे जिए वो? अक्सर में अगर बात करें तो डिसेबिलिटी, डिफरेंट होना जो है वो डिसेबिलिटी नहीं है। ये बच्चे हमसे डिफरेंट ज़रूर हैं लेकिन ये डिसेबल नहीं है। अगर हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम बच्चों के, तो उनका IQ लेवल जो है तकरीबन नॉर्मल बच्चों के जितना ही होता है। हमें उन बच्चों के जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करना है। ऐसे जितने भी बच्चे हैं आप लोग उनको पब्लिक प्लेसेस में लाजमी लेकर जाएं। जब हम उनको पब्लिक प्लेसेस में लेकर जाएंगे तो लोग जो है उनसे बातचीत करेंगे, उनके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। अब उनको पब्लिक प्लेसेस में लेकर नहीं जाते, लोग उन्हें कहते हैं कि नहीं आप घर पे रहो, तो लोगों को नहीं पता कि इन बच्चों से कैसे डील करना है, कैसे इनके साथ रवैया रखना है। अच्छा,
आप कह रही हैं कि इनको नॉर्मल लोगों के अंदर लेके जाएं ताकि ये ऑटोमेटिकली नॉर्मली बिहेव करना सीखें करें और लोगों को भी पता हो कि इनके साथ कैसे करना है। हम वन बाय वन करके बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑटिस्टिक और ADHD के बच्चे जो होते हैं, इसमें हम पहले भी बहुत शोज कर चुके हैं, मगर ऑब्वियसली आप उनकी स्पीच थेरेपिस्ट हैं, उनमें सबसे बड़ा मसला क्या आता है? ADHD की बात करें तो ADHD जो है वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और ये बचपन से ही बच्चे में होता है। इसमें बच्चा जो है उसकी स्पीच बिल्कुल नहीं होती, सोशल नहीं होता। और अगर बात करें इसकी हिस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा अगर मदर की स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी है तो वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि बच्चा ADHD और ऑटिज्म में भी हो सकता है। इसके अलावा बच्चे काफ़ी ज़्यादा हाइपर होते हैं, कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ हाइपर एक्टिव नहीं होते, ये भी वेरी करता है। ऑटिज्म की बात करें, ऑटिज्म जो है वो कलेक्शन ऑफ द डिसऑर्डर है, किसमें मल्टीपल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। बच्चा जो है वो कम्युनिकेशन भी नहीं करता, उसकी सोशल स्किल्स भी नहीं होती, एक चीज़ों के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अटैच होता है कि इंसानों की बजाय चीज़ों से लगाव रखते हैं, ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को रखना। अब क्लिनिक पे एक बच्ची आती थी, वो एक ब्लैंकेट को हमेशा अपने साथ रखती थी। अच्छा। ये ऑटिज्म के बच्चों की निशानी है कि वो कोई ना कोई चीज़ अपने स्पेसिफिक चीज़ ना अपने पास रखते हैं। अच्छा, ये ऑटिस्टिक बच्चे की निशानी है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर फतिया के प्रिज्म होता है क्या, किस प्रिज्म में बच्चा फॉल करता है? क्योंकि ऑटिस्टिक वेरी करता है, कुछ बच्चे कम ऑटिस्टिक होते हैं जिससे मैंने देखा, और कुछ बच्चे बहुत ऑटिस्टिक होते हैं। जो कम ऑटिस्टिक होते हैं वो चल भी सकते हैं, बोल भी थोड़ा बहुत सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल बिल्कुल जो होते हैं जैसे स्वेयर कैटेगरी में होते हैं। जी, तो आप कैसे उन बच्चों को, हम उन चैलेंजेस से कैसे हम डील कर सकते हैं? अगर बात करें तो बच्चों की बिल्कुल कैटेगरीज बनती है ही ना, जैसे माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर। इसी तरह माइल्ड कैटेगरी के लिए अलग से थेरेपी है, मॉडरेट की अलग से और स्वेयर की अलग से। कोई भी एक थेरेपी प्लान जो है वो दूसरे बच्चे पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये मेडिसिन की तरह नहीं है कि बुखार है सबको पैनाडोल दे दो, ऐसा नहीं है। अगर माइल्ड की थेरेपी है तो वो कभी भी आप मॉडरेट पे अप्लाई नहीं कर सकते। हर बच्चे का थेरेपी प्लान डिफरेंट बनता है, उसके घर के एनवायरनमेंट को देखते हुए, और आफ्टर थेरेपी बच्चा कैसा रिस्पॉन्स करता है ये पता चलता है कि बच्चा कितनी देर में ठीक होगा। इसमें मदर का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थेरेपिस्ट का रोल 40% है तो बाकी तमाम रोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मदर का है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा डॉक्टर फतिया के पाकिस्तान में हेयरिंग इम्पेयरमेंट का मसला कितना बड़ा है? बहुत ज़्यादा है। अगर हेयरिंग की बात करें तो लोगों को यही नहीं पता लगता कि उनको सुनाई कम देता है या बिल्कुल सुनाई नहीं देता। अब परसों की बात बताती हूँ, पेशेंट था, उसकी एज जो थी वो 22 ईयर्स थी, उसको स्वेयर हेयरिंग लॉस था। उसको अपने 22 साल में यही नहीं पता लगा कि उसको कम सुनाई देता है। अब मेरे पास आया तो मैंने फ़ौरन उसको कहा कि अपनी हेयरिंग असेसमेंट करवा के लाओ। जब उसने अपनी हेयरिंग असेसमेंट करवाई तो उसको लगा कि वो स्वेयर हेयरिंग लॉस में है, उसको सुनाई नहीं दे रहा था। जब बच्चा सुन नहीं सकता तो वो बोलेगा कैसे? अच्छा, वो आप जो टेस्ट की बात कर रही हैं, ये टेस्ट कौन सा होता है और ये कहाँ से करवाया जाता है, और इस टेस्ट में कौन कौन से लेवल्स को आपको डील करना पड़ता है? अगर हेयरिंग पे बात करें तो हेयरिंग जो है ऑडियोलॉजिस्ट भी कर लेते हैं, ENT स्पेशलिस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑडियोलॉजिस्ट के पास चाइल्ड ऑडियोलॉजिस्ट जी होता है। हाँ जी, ठीक है। तो उसमें जो है वो हेयरिंग असेसमेंट करवाई जाती है कि बच्चा जो है वो सुन सकता है। अगर बच्चा सुन सकता है तो फिर उसके जो है वो स्पीच पे काम किया जाता है। अगर बच्चा सुन नहीं सकता फिर उसको हेयरिंग एड्स लगवाए जाते हैं। हेयरिंग एड्स के बाद बच्चे की स्पीच थेरेपी की जाती है। विदाउट हेयरिंग एड्स जो है वो बच्चे की स्पीच थेरेपी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो अब देखा कि ऑडियोलॉजिस्ट होता है ऑन द टाइम ऑफ द बर्थ, तो सबसे पहला जो चेकअप होता है वो कैसे होता है? सबसे पहला जब बच्चे से या मदर से हिस्ट्री ली जाती है, यही पूछा जाता है कि एट द टाइम ऑफ द बर्थ बच्चा रोया था। अगर बच्चा नहीं रोया तो बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ नहीं होती, वहीं से पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। अगर बच्चा रोया था तो फिर इसकी हेयरिंग कैसी है? अगर तो माइल्ड किस्म का है फिर तो हेयरिंग एड्स के साथ जो है वो स्पीच थेरेपी हो जाती है। लेकिन अगर स्वेयर टू मॉडरेट है फिर सिर्फ और सिर्फ साइन लैंग्वेज यूज की जाती है। साइन लैंग्वेज के जरिए जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं बात करना चाहती साइन लैंग्वेज के ऊपर। हमारे यहाँ ना किसी स्कूल में कॉन्सेप्ट है साइन लैंग्वेज देने का, ना ही किसी कोई ऐसा प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है जो कि साइन लैंग्वेज की मदद ले और बच्चों को सिखाए। सिर्फ कोई एक पुराना एक टीवी चैनल्स के ऊपर एक साइन लैंग्वेज साइट पे बनी होती थी, और वो भी हमारा स्टेट चैनल था जो कि साइन लैंग्वेज को प्रमोट करता था। तो क्या आप कहती हैं इस पे? साइन लैंग्वेज के लिए बिल्कुल ये चीज होनी चाहिए। अब ये बच्चे जो है, मदर आती है वो मुझे यही कहती है कि मेरी बच्ची जो है वो सब कुछ समझती है लेकिन मेरी बेटी को कोई नहीं समझता, उसकी लैंग्वेज को कोई नहीं समझता। अब साइन लैंग्वेज में बहुत ज्यादा लैंग्वेज बैरियर आ गया, बच्चों को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करते। हम जितने भी
भी लोग हैं उनको थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया होना चाहिए कि इन बच्चों के साथ जो है वो डील कैसे करना है। मतलब एक बेसिक जो साइन लैंग्वेज है जो हर पर्सन को जो है वो पता होनी चाहिए। आप बताती हैं साइन लैंग्वेज के बारे में, आप सिखाती हैं? बिल्कुल, साइन लैंग्वेज के साथ ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। फॉर इंस्टेंस साइन लैंग्वेज आप मुझे बताएं कि अगर आपने नॉर्मल बच्चे से कम्युनिकेट करना है, तो जैसे माँ को आप सिखा रही हैं, तो कौन सी 5 ऐसी चीजें हैं साइन लैंग्वेज में जो कि माओं को पता होना चाहिए? सबसे पहले जैसे बच्चा डेली लाइफ में ज्यादातर कौन से वर्ड यूज करता है, मुझे पानी दो, तो उनको पानी का साइन बताया जाता है कि पानी, पानी, वाटर का, पीना। उसमें ये कहा जाता है कि आपने लिपसिंग भी यूज करनी है, क्योंकि ये बच्चे जो है वो कुछ लिपसिंग के जरिए और कुछ साइन लैंग्वेज के जरिए ही जो वो करते हैं। उनको बेसिक साइन सिखाए जाते हैं कि बच्चे को अगर खाना खाना है तो आपको पता हो कि बच्चे का ये साइन जो है वो खाने का है, पकाने का ये साइन है, खाने का ये है, पानी का ये, कि उनको बेसिक जो है ना डेली लाइफ की जो बताया जाता है। वॉशरूम के लिए उनको बताया जाता है, फेसबुक का अब उनका ये साइन है, व्हाट्सएप का ये साइन है, कि हर बच्चे का जो है ना उनकी मदर को बताया, ठीक है, कम्युनिकेशन का ये साइन है, कम्युनिकेशन का मदर्स को गाइड किया जाता है कि अगर बच्चा इस तरह कर रहा है तो उसको ये चीज चाहिए। ठीक है, मदर को गाइड करना है कि उनकी बेसिक लैंग्वेज जो है उनको तो पता हो ताकि वो बच्चे से आपस में कम्युनिकेट कर सके। अच्छा, ये साइन लैंग्वेज हर बच्चे से डिफरेंट होती है, उसकी ब्रेन समझ के या उसकी कम्युनिकेशन स्किल समझ के होती है कि एक ही साइन लैंग्वेज होती है वो सब पे लागू होती है? आईक्यू के हिसाब से कुछ बच्चों का जो है आईक्यू अगर लैंग्वेज भी नहीं है तो आईक्यू भी बहुत ज़्यादा कम होता है, फिर इस लिहाज से छोटे बच्चों का डिफरेंट होता है, बड़े बच्चों का जो है वो डिफरेंट होता है। अब मैं उनकी बात करती हूँ, 9th क्लास के बच्चों को हम थर्स्टी क्रो पढ़ाते थे। अब 9th क्लास का लेवल उनके आईक्यू के हिसाब से, और हम लोगों के यहाँ पे अगर नॉर्मल बच्चों की बात करें तो 1 या 2 स्टैंडर्ड्स में जो है वो उनका थर्स्टी क्रो उनको पढ़ाई जाती थी, लेकिन उनको टोटली जो है वो साइन लैंग्वेज के जरिए, फ्लैश कार्ड्स के जरिए उनको सिखाया जाता था, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके कि ये कौवा है, आपने किस तरह करना है, कि उनके लिए टोटली जो डिपेंड है वो साइन लैंग्वेज है। आप साइन लैंग्वेज के बगैर उनको नहीं पढ़ा सकते। आप बात बहुत अच्छी कर रही हैं डॉक्टर फतिया, बट वी वांट टू फोकस ऑन द साइन लैंग्वेज बिकॉज हम लोग ये चाहते हैं कि आज जिस तरह दिन है इंटरनेशनल डिसेबिलिटी जो दिन है, उसको हम कैसे जो यूटिलाइज कर सकें। तो साइन लैंग्वेज आपने कहा इज द की टू सक्सेस, जो ऐसे बच्चों को जो कि बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो साइन लैंग्वेज जो है वो मदर्स को सिखाना जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो जैसे मदर्स हैं, फॉर इंस्टेंस वो चाहती हैं अपने बच्चों को बताना कि भाई अफेक्शन को बताना चाहती हैं कि वी लव यू एंड स्टिल वी वांट यू टू टॉक और मिंगल अप विद पीपल व्हाटसोएवर फैमिली में। तो ये चीजें आप कैसे सिखाएंगी? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मदर को जो है वो किसी बात का गुस्सा है, या तो इस तरह कहेगी कि मैं मारूंगी, ये उठा के वहाँ पे रखो, तो इस तरह छोटी छोटी बात, मुझे पानी दो, जग में, ग्लास में चाहिए ग्लास में दो, जग में चाहिए तो बड़ा इशारा करेगी, जग में दो, पानी चाहिए। किस तरह छोटे छोटे लैंग्वेज है, कुछ जो है बच्चे खुद मदर को बताते हैं कि मदर को ये चीज़ हमने ऐसे करनी है, कि बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे कि मदर जो है वो बच्चों को सिखाती है, इस तरह बच्चे जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो मदर को भी बताते हैं। कुछ केसेस में इस तरह भी होता है कि मदर जो है बिल्कुल डेफ है लेकिन बच्चे जो है वो बोल रहे हैं, इस तरह के केसेस भी है, उसमें फिर वो मदर को अंडरस्टैंड करते हैं। डिफरेंट केसेस आ जाते हैं, कुछ में ये है कि मदर जो है वो बोलती हैं और आगे से बच्चे जो है वो डेफ हैं। ये केस टू केस जो है वेरी करता है। ठीक है, ये केस टू केस वेरी करता है। अच्छा, हमने देखा है कि इंटरप्रेटर्स नहीं होते, कहीं भी इंटरप्रेटर्स नहीं होते, और वो भी बहुत बड़ा मसला है, बहुत ज्यादा, और हर जगह जो है हम फेस करते हैं बच्चों के हिसाब से। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स जो हैं उनको बाकायदा तालीम दी जाए या हो? बिल्कुल, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, आपको पता है ये हॉस्पिटल्स में, अब मैं यहाँ पे गुलबर्ग में एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मतलब करती थी इंटर्नशिप वगैरह, तो वहाँ पे एक बच्ची को जो है वो स्वेयर पेन हो गई। अब उसको तो साइन लैंग्वेज है तो हॉस्पिटल में कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था, तो हम लोग उन बच्चों के साथ जाते थे ताकि उनको बताएं कि बच्चे को इस किस्म की पेन है। उस वक्त मुझे फील हुआ कि कितनी बड़ी ये मतलब है कि बच्चों को बताना भी नहीं आ रहा था। इसीलिए किसी ना किसी एक हॉस्पिटल में, एक इंस्टीट्यूट में ऐसा पर्सन लाजमी होना चाहिए जिसको साइन लैंग्वेज है। अच्छा, आपने डिसेबिलिटी की बात की है, तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सबसे ज्यादा वालिदैन या माओं को प्रॉब्लम किस कैटेगरी में होती है? मेंटल चैलेंजिंग चिल्ड्रंस, MCC, जी, जिनके जो है वो IQ लेवल कम होता है उनमें ज़्यादा होती है, क्योंकि हेयरिंग वाले बच्चे कहीं ना कहीं फिर भी एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन जिनका बच्चों का IQ लेवल बिल्कुल ही बिलो दी 10 या बिलो दी 50 होता है, उनको संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कुछ भी समझ नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते, कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते, मतलब उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है उन बच्चों। अच्छा, ऐसे बच्चे
ये मुझे बताएं कि जो आप कहीं बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, आईक्यू लेवल उनका बिल्कुल नहीं है, ये नहीं पता रिस्पॉन्ड कर सकते कि उनको पेन हुई है या उनको भूख लग रही है या उनको वॉशरूम जाना है, तो उन बच्चों के साथ किस तरीके से रवैया इख्तियार करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये बच्चे जितने भी हैं ये स्वेयर कैटेगरीज में आते हैं कि बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि बता भी नहीं सकते कि मतलब इन्होंने वॉशरूम जाना है या इनको भूख लगी है। ये टोटली जो पैरालाइज्ड होते हैं, पैरालाइज होते हैं, मदर पे या मेड पे डिपेंडेंट होते हैं। वो उन्हीं को मतलब वही उनको खाना खिलाती है, वही उनको वॉशरूम ले जाती है। सिर्फ मॉडरेट कैटेगरी के जितने बच्चे हैं ना, उनको हम डेली लाइफ के स्किल्स सिखा सकते हैं। डेली लाइफ के स्किल्स क्या सिखा सकते हैं कि वो अपनी पर्सनल केयर कर सकें, माइल्ड से मॉडरेट के लेवल के बच्चों को। लेकिन स्वेयर लेवल के बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता कि उन पे टोटली जो है वो मेड या मदर को डिपेंड करना पड़ता है। माइल्ड लेवल का कोई बच्चा है उसको हम अपनी पर्सनल केयर भी सिखा सकते हैं, और एट द टाइम ऑफ अगर उनका आईक्यू लेवल अच्छा है तो उन बच्चों की शादियां भी हो जाती हैं, वो आगे मैनेज भी कर लेते हैं। लेकिन स्वेयर जो है उनके लिए मुश्किल है। ऐसे बच्चे जो हाइपर एक्टिव हैं, बहुत हाइपर है, एक जगह नहीं बैठते, उनका अटेंशन जो है वो फोकस नहीं हो पाता या अटेंशन डिफिसिट होते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है उसके सिटिंग प्लान पे काम किया जाता है, क्योंकि जब तक बच्चा एक जगह बैठेगा नहीं, एक जगह उसका सिटिंग प्लान नहीं बनेगा तो वो कैसे सीखेगा। उसके सिटिंग प्लान में काम किया जाता है। फिर देखा जाता है ऐसे बच्चों की डाइट में इशू है। आजकल आपने देखा है कि मदर्स बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक करते हैं, बच्चों को शुगर मतलब कैंडीज चॉकलेट्स खिला खिला के हाइपर एक्टिव कर देते हैं। बच्चों को इतने शुगर की ज़रूरत नहीं है। थेरेपी में जितना भी है सबसे पहले मदर को कहा जाता है कि आपने बच्चे का इन्वायरमेंट चेंज करना है। जब तक आप बच्चे का इन्वायरमेंट चेंज नहीं करेंगे बच्चा ठीक नहीं होगा। मदर अक्सर कहती हैं कि क्लिनिक पे बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, घर जाके बच्चा फिर डल हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना। मोबाइल फ़ोन पे बच्चे जो है वो रील्स देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, वही जो है बच्चे का डोपामिन हाई कर देता है और बच्चा जो है वो फिर डाउन हो जाता है। इसीलिए मोबाइल फ़ोन और शुगर इनटेक से बच्चों को दूर रखें। अच्छा, जो बच्चे डाउन सिंड्रोम वाले हैं, बड़े क्यूट होते हैं, उनका फेस में फीचर्स एक जैसे होते हैं, बड़े क्यूट लग रहे होते हैं, समझ आ रही होती है डाउन सिंड्रोम वाले हैं। तो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को उनकी केयर कैसे करनी चाहिए? उनमें सबसे जो मसला होता है वो कहाँ आता है? डाउन सिंड्रोम के बच्चों में अगर बात करें तो इनको जो है वो आई साइट का भी इशू होता है कि दिखाई भी कम देता है। इनका आईक्यू लेवल जो होता है वो माइल्ड लेवल तक होता है। और अगर इनके बात करें इनको फिजिकल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि लाइक इनको किसी चीज़ में खाने में डाइजेस्ट इश्यूज आते हैं। और आईक्यू लेवल पे बात करें इनको मनी मैनेजमेंट में, टाइम मैनेजमेंट में, इन चीज़ों में इशू होता है। लेकिन अगर इनकी प्रॉपर थेरेपी और सेशंस लिए जाएँ तो ये अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपसे यहाँ करना चाह रही हूँ डॉक्टर फतीहा, कि ऐसे बच्चों के लिए हम लोग कहते हैं कि अलग स्कूल करो, अलग कम्युनिटी में परवरिश करें, अपनी कम्युनिटी में रहें। क्यों नहीं ये नॉर्मल बच्चों के साथ चल फिर सकते? क्यों नहीं ये नॉर्मल बच्चों के साथ क्लासेस ले सकते? या नॉर्मल बच्चों जैसा ही इनके साथ बिहेवियर क्यों नहीं होता? अगर इनकी क्लासेस की बात करें तो इनका आईक्यू लेवल जो है वो नॉर्मल बच्चों जितना नहीं होता, इसीलिए ये नॉर्मल बच्चों का सिलेबस नहीं पढ़ सकते। इनके सिलेबस, इनकी बुक्स जो है वो हर चीज़ अलग होती है। इंक्लूसिव एजुकेशंस में इनको किया जा सकता है, लेकिन इनका आईक्यू लेवल नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा मतलब बुक्स वगैरह पढ़ सके। बाकी बात रही रवैयों की, तो हमारा रवैया ही इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। कोई बच्चा देखते हैं तो फ़ौरन उसको बोलते हैं स्पेशल है। वो डिफरेंट है लेकिन स्पेशल चाइल्ड नहीं है। कमी किस चीज़ में? हमारी रवैयों में और हमारी सोच में कमी है। हमें अपने रवैये और अपनी सोच को चेंज करना है। इनको स्पेशल से कह रहे हैं, सिर्फ डिफरेंट है, इट्स नॉट अबाउट स्पेशल। ये भी बहुत अच्छा आपने यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अच्छा, आपने जो 20 साल अपने दिए हैं उसमें आपने कौन कौन सी सर्विसेज दी हैं बच्चों को? एक्सेप्ट फॉर द स्पीच थेरेपी आपने कराई है और सब बिहेवियर इश्यूज के ऊपर आपने काम किया है। क्या चीज़ आपने समझी है कि पाकिस्तान में कहाँ गैप है, क्या होना चाहिए? अब तो गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ एक्शन और मेकिंग अ लॉट ऑफ स्कूल्स, ऑटिज्म स्कूल्स का इनकाद किया जा रहा है और ऐसे बच्चों को जो ऑटिस्टिक है, ADHD का शिकार है, उन स्कूल्स में उनको तरबियत दी जा रही है। आप क्या समझते हैं? अगर पहले की बात करें तो पहले जो था ना वो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी थी और एक्सेप्टेंस नहीं थी। लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि उनका बच्चा जो है वो स्पेशल है या उसमें कोई ना कोई कमी है। जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे आप ट्रीटमेंट के लिए कैसे जाओगे? लोग इंतज़ार करते थे। अगर कोई बच्चा डिले स्पीच में भी है तो इंतज़ार करते कि 3 साल बाद ठीक हो जाएगा, 4 साल बाद ठीक हो जाएगा, और बच्चा जो था वो बोलता नहीं था। इसीलिए अब लोगों में कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस भी आ गई है। थ्रू मीडिया के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए उनको पता चल गया कि इस चीज़ का कहीं ना कहीं इलाज है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि अगर लेके जाएंगे हमारे बच्चे को लेबल ना कर दें,
कि ऑटिज्म में है, ये ADHD में है, बच्चे को लेबल कर देंगे, इसको स्पेशल स्कूल और लोग दिखाना भी नहीं चाहते, ताकि क्योंकि माओं को पता होता है, माओं को ये चीज पता होती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आई थिंक वो जो स्टेट ऑफ डिनायल है ना, कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती। मैं एक होम सेशन लेने जाती थी, वहां पे DHA वाली साइड पे बच्ची जो थी वो माइल्ड स्टेज पे ही थी लेकिन ऑटिज्म में थी। उसकी मदर को मैंने बहुत ज्यादा फोर्स किया आप स्कूल भेजे, कहती नहीं ये होम स्कूलिंग करेगी, बाकी बच्चों के साथ जाएगी, इसमें गलत आते ना हो जाए, लोग इस बच्ची को पॉइंट आउट करेंगे, सब सोसाइटी में कहेंगे आपकी बच्ची ऑटिज्म में है, इसको स्पेशल स्कूल में लेके जा रही हैं। कि लोगों की वजह से भी लोग पॉइंट आउट भी करते हैं, सोशल प्रेशर्स की वजह से। उसको होम स्कूलिंग वो करवा रही थी, घर पे मतलब उसकी केयर कर रही थी। माओं को वाकई ही पता होता है, माओं को तो 2 साल के बाद पता चल जाता है कि बच्चा अपने नाम पे भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बच्चे का अगर कोई चीज मांग रहे उस चीज पे भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ये सबसे ज्यादा जो है वो फिर बात आ जाती है। अच्छा, आपने डिफरेंट केसेस डील किए हैं, सबसे ज्यादा जो आपको कहते हैं ना कि जिस केस पे आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, वो कौन सा केस था? उसमें अगर बात करें तो यही एक बच्चे का IQ लेवल बहुत ज़्यादा कम था, MCC चाइल्ड था। उन बच्चों में जो है वो ठीक होने के चांसेस होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम। थेरेपी जो है वो सालों चलती है और अक्सर पेरेंट्स भी तंग आ जाते हैं, वो कहते हैं इतनी लंबी थेरेपी सेशन हम नहीं ले सकेंगे। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी अवाम का एक कॉन्सेप्ट है कि बस मेडिसिन दो और बच्चा ठीक हो जाए। हम लोगों का भी यही है, पेन किलर खा लें ठीक हो जाए। इसी तरह बच्चों के मामले में भी उनका यही है कि मेडिसिन मिले और बच्चा ठीक हो जाए। अच्छा, ऑटिस्टिक बच्चे, ADHD, MCC के जितने बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम के जितने बच्चे हैं, उनको मेडिसिन देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर बच्चे में परफॉर्म लेवल का स्वेयर कैटेगरी में है फिर तो उसको मेडिसिन दो, लेकिन अगर बच्चा माइल्ड से मॉडरेट है फिर सिर्फ और सिर्फ थेरेपी के जरिए ही बच्चे को ठीक किया जा सकता है। अगर मेडिसिन देंगे बच्चा तो मेंटली तौर पर सो जाता है, वो ज़्यादा हाइपर हो जाता है। उसको मैनेज करना है। मैनेज कैसे करेंगे? थ्रू थेरेपी सेशन। उसका इन्वायरमेंट चेंज करें, उसको एंगेज करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर फतिहा अशरफ, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं। आज हमने बात की है जो नेशनल जो है डिसेबिलिटी जो है वो डे है, और जिसको हम माजूरों का आलमी दिन भी कहते हैं। और पाकिस्तान में 13 लाख बच्चे जो हैं जो कि स्पेशल समझे जाते हैं, लेकिन आज जो एक लफ्ज़ दरियाफ़्त किया है कि इनको स्पेशल ना कहें, इनको सिर्फ डिफरेंट कहें, तो वाकई इन बच्चों के अंदर एक चेंज आप देख सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों में सोचने समझने की सलाहियत तो इतनी ज़्यादा नहीं होती एक नॉर्मल बच्चे जैसी, मगर वो देख सकते हैं और वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि क्या माशरे का उनके साथ वही रवैया है जो कि होना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को हम सलूट करते हैं। आज हमने सोचा कि हम आज ऐसे बच्चों की बात करें जो कि डिफरेंट हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आप हमेशा सोचते हैं और हम भी सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी के इर्द गिर्द जो होता है सिर्फ जिस्म, जहन, सोच और उस तक महदूद रहती है, मगर ऐसा नहीं है। हम अपने अंदर एक ऑरा, एक पर्सनालिटी कैरी करते हैं, और वो पर्सनालिटी होती है हम कैसे दिखते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे फील कर रहे होते हैं, और हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो दूसरों पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है। जब हम आते हैं किसी महफिल में बैठते हैं तो कहते हैं ना कि ये शख्स जो है ना ये महफिल की जान है, ये शख्स जो है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ था, या बार बार निगाहें उस शख्स की तरफ हमारी माइल हो रही होती हैं, तो वो क्या होता है। हमने सोचा आज हम आपको डिटेल में बताएं कि वो शख्स जो होता है, जो उभरता हुआ सितारा होता है, या अपने अंदर रंगों का इम्तजाज रखता है, या अपने इर्द गिर्द जो होता है ऐसा एक दायरा क्रिएट करके रखा होता है जिसको हम ऑरा कहते हैं, जो कि हमारे लफ्ज़ों में उर्दू में हम कुछ कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसको ऑरा कहते हैं। तो आज हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि पर्सनालिटी, ऑरा और जो डिपिक्शन होती है इनमें फ़र्क क्या है, और ये कैसे आपके अंदर होती है या आप इसको खुद बनाते हो, और इसकी असल वजह क्या होती है। तो आज हम इस दिलचस्प मौजू पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दुनिया के जाने माने नंबर 1 ऑरा हीलर इजाज अहमद खान साहब, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपकी वीडियोस तो गूगल, यूट्यूब पे छाई हुई हैं और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं आप, और हम बाकी जब आपकी गुफ्तगू सुनते हैं, समझते हैं, तो भूल जाते हैं कि दुनिया में कोई तीसरी, चौथी, पांचवी मखलूक भी है।
दुनिया में तमाम मखलूक़ें एक जैसी हैं, हमने उनको डिफरेंशिएट किया हुआ है। मेरे अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई मखलूक ख़राब कैसे हो सकती है? बेशक। कैसी आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। और काफ़ी आई थिंक हमारा ये दूसरा शो है जी। इजाज़ अहमद खान साहब, सबसे बड़ी बात बताएं कि ये ऑरा, जिसको हम ऑरा कहते हैं, आम आदमी इसको कैसे जो है परसीव कर सकता है? अच्छा, पाकिस्तान में ऑरा को बहुत लाइट ले रहे हैं हम। अभी इंडोनेशिया में एक ऑरा फ्रेमिंग फेस्टिवल हुआ, पूरा एक फेस्टिवल था जो ऑरा फ्रेमिंग के कहा। देखिए, ऑरा वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपको फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों जगह से जोड़ता है आपको। बाकी सब यूनिट अलग अलग होते हैं। अगर आपका ऑरा मजबूत है, आप कोई भी दरवाज़ा खोल लें तो उस दरवाजे के अंदर जो खिड़कियां होंगी ना, वो भी खुल जाएंगी आपके लिए। और अगर आपका ऑरा वीक है, आप अच्छे कपड़े पहन लें, आप अच्छा परफ्यूम लगा लें, तो आपके लिए ना वो जो एक्सेप्टनेस है ना सोसाइटी की, वो नहीं खुलेगी, क्योंकि वो आपकी एनर्जी वो दरवाजे नहीं खोल रही। हम समझते हैं कि हमारे शख्सियत दरवाजे खोलती है, नहीं, हमारी जो एनर्जी है, वो जो वाइब्स है, वो दरवाजे खोलती है। ये जो बच्चियों को हम कहते हैं जी फलां की बच्ची नहीं, शादी नहीं हो रही, फलां बेटी का जो ना रिश्ता ये इतनी साल की हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई जहनी या जिस्मानी या रूहानी कोई प्रॉब्लम होती है। सिर्फ एक मसला होता है कि वो अपनी बॉडी से वो जो फेमिनिन एनर्जी है उसको सही तरह जनरेट नहीं कर पा रही, जो कि कोई और ह्यूमन हो रहा उसको डिडक्ट करके उसकी तारीफ करिए, उसके साथ अट्रैक्ट हो। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे मुआशरे में समझनी चाहिए। अच्छा, इजाज़ अहमद खान साहब, आपने ये बड़ा अच्छी यहाँ बात की है कि किसी खातून की शादी नहीं होती तो हम कहते हैं इस पे जादू हो गया, इस पे टोना हो गया, ये तो पता नहीं इस पे किसी का साया हो गया, या हम फिर आलमे डिफरेंट लोगों के पास लेके जाते हैं, उनका इलाज कराते हैं। तो आपने जो यहाँ बात की है ऑरा की, तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे बैलेंस करेंगे? मैं टर्की में ना एक जगह पे गया, वहाँ पे एक साहिब मज़ार है, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि एक बड़े अच्छे हीलर हैं। तो मैंने कहा जी वाई नॉट, हम जाके सलाम कराएंगे। तो उन्होंने 3 डब्बे रखे हुए थे, एक बहुत बड़ा डब्बा था, एक छोटा सा डब्बा था। तो वो आपको कहते थे कि इंग्लिश में बताएं, मेरे वो जो उनका कोई असिस्टेंट था तो वो उसको लिख के टर्किश में तो उसको पढ़ा देता। तो वो 80 या 90% चीज़ें जो है ना, वो एक बड़ा सा खाना था, उसमें फेंक देता था। तो मैंने भी उसको बताया कि जी हमारा सकाफत में ये मसला है, हमारे कल्चर में सूफीज़म को फ़रोग़ क्यों नहीं दे रहे हम उसको। तो उसने मुझे कहा कि भाई हमें यहाँ पे हम सब लोगों में एक प्रॉब्लम है कि जो हमें समझ नहीं आती ना, तो हम इसको इस बड़े डब्बे में डाल देते हैं जिसको हम जादू वाला डब्बा कहते हैं। जो कुछ नहीं समझ आती हम कहते हैं इसमें जादू हो गया। बात यह है कि जादू, इवल एंटिटीज रियली एग्जिस्ट, ठीक है। और ये एक सब के लिए होती है कि अगर आपकी मेरी वाइब्स आप तक सही नहीं है और आपका ऑरा ठीक नहीं है, तो आपका बॉडी वो तमाम एनर्जी ले लेगी। और सबसे खतरनाक बात ये हो जाएगी कि आपका कोलेजन सिस्टम बर्न होना शुरू हो जाएगा। आपका कोलेजन सिस्टम ऊपर आएगा तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी अच्छी होगी। तो अगर आपके अंदर ये नेगेटिव एनर्जी हो चली गई एक दफ़ा, तो उसको कहीं ना कहीं तो आपने किसी न कहीं तरह उसने आपने निकालना है ना। एग्जैक्टली हमारे मुआशरे में क्या हुआ है कि हमने हर एक चीज़ को एक डब्बे में डालना शुरू कर दिया। आपका ऑरा अगर स्ट्रॉन्ग है तो कोई जादू नहीं होगा। आपकी तवज्जो से मैं अक्सर ये बात हर जगह बैठ के आजकल कर रहा हूँ कि ये जो नजर बद है, ये जो जादू है, ये जो मायूसी है, ये जो मुफलिसी है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये सब बड़ी लो फ्रिक्वेंसी की चीज़ें हैं। अगर आप अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी एक मैग्नेट है, आपकी मर्जी से क्या अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कर लेते हैं, आप 120 130 से ऊपर ले जाते हैं अपनी वाइब्रेशन को, तो आप यकीन करें ये चीज़ें आपके पास फटकती भी नहीं है। ये चीज़ें आप पे हमलावर तब होती हैं जब आप लो फ्रिक्वेंसी पे जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी एक फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। तो वाइब्रेशन जो है ना, या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। आपने जो भी थॉट प्रोसेस में रहेंगे, आपको दूसरी बात यह है कि मेरे अल्लाह के होते हुए इतना खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें वतन दिया, लोग दिया, एहसासात दिए, तो उसके होते हुए अगर आपकी वाइब्रेशन लो है ना,
तो ये हमारा कसूर है। अच्छा, किसी घर में अगर हम एंटर हों और कहते हैं इस घर में पॉजिटिव एनर्जी है या इस घर में नेगेटिव एनर्जी है, हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं कि इस घर में कौन सी एनर्जी? कोई तरीका ऐसा है? क्योंकि साइकी रीडर्स भी आते हैं हमारे पास, वो डिफरेंट चीज़ें बताते हैं कि पानी का ग्लास लेके अगर उसमें लीमू हम डाल देंगे, लीमू फ्लोट हुआ तो ये होगा, लीमू नीचे बैठ गया तो ये हो जाएगा। और अगर आपके घर के जितने टैप्स हैं वो उनमें कोई आवाज़ आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है नेगेटिव एनर्जीज हैं। आपके बल्ब्स यूं जिटर करना शुरू हो जाए तो नेगेटिव एनर्जीज हैं। इज इट लाइक दैट? देखिए, मैंने तो उसके लिए बड़ा सिंपल फार्मूला रखा हुआ। मैंने एक एनर्जी मेजर स्टिक है मेरे पास, वो हमने खुद ही इन्वेंट की थी और उसको तकरीबन कोई 6 साल लग गए हैं उसको प्रिसाइजली कनेक्ट करते हुए। ठीक है। उस आप आए, अब तो साइंस है। आपका ऑरा देखिए, कोई बंदा पहले कहता था ऑरा क्या होता है, मैं उसको तस्वीर उतार के देता हूँ, भाई ये आपका ऑरा है, ये आपके कलर्स है, ये मिसिंग है, ये आपकी लाइफ में जो है ना फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है या कम है आपके अंदर, ये रेड कलर ज़्यादा है, इसका मतलब है कोर्टिसोल ज़्यादा है आपके ये। अब तो हर चीज़ जो है ना, मैं अक्सर अपने बच्चों को एक बात करता हूँ, बच्चों का मतलब है कौम के बच्चे, कि जो चीज़ आप किसी को प्रूव ना कर सके ना, एक जो देखिए जो जेन जी है ना, ये बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। अब हम बहुत बन गए, जो हमारी जनरेशन थी, हम जादू से बेवकूफ़ बने, हम तावीज़ों से बने, हम टोनों से बने, हम जिन्नात से बने, हम ये सारी चीज़ें होंगी अपनी जगह पे, अलोम के कोई हद नहीं है। मगर हर चीज़ को एक जगह के साथ बांध देना जब वो नहीं है। आप यकीन करें, जैसे अब मैं अक्सर एक घर, उस दिन हम घर पे गए, जैसे हम गए अंदर, एक दोस्त है उसके बेटे को देखे, तो मैंने उनसे पूछा कि साथ वाले घर में क्या मसला है। उन्होंने कहा जी यहाँ पे एक मर्डर हुआ था किसी खातून का बहुत साल पहले, उसके बाद बंद है। तो मैंने उन्हें कहा कि फिर ये प्रिकॉशन करें, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी कैसी चीज़ है जो कि आपके आधे घर को भी अपनी रेडियस। प्रिकॉशंस क्या थी? प्रिकॉशन देखिए, हर इंसान की प्रिकॉशन, कुछ लोग तो सूरह रहमान से बेहतर तो बहुत सारी चीज़ें, ये सूरह कौसर है। उसके बाद पॉजिटिव एनर्जी के बाद अब आप अगर कुछ नहीं मानते, आप ये जो पिंक सॉल्ट नहीं होता, हिमालयन सॉल्ट, जी। अगर आप इसका 1 चमचा किसी बाल्टी या पानी में डाल के सिर्फ आप इससे नहा लिया करें हफ्ते में 2 दफ़ा, तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग एक मीडियम है कि आपकी तमाम जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसको ड्रेन कर देता है। बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, सबसे अच्छी रेमेडी तो ये है कि आप अपने आप को उस लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड पे रखें, बिलीव पे रखें। मुझे एक बात बताएं, अभी तक जिसने हमारी ज़िंदगी गुजारी, इतनी अच्छी गुजरवाई मेरे अल्लाह ने, तो आगे जाके हम छुट्टी पे दौड़े जाने वाले, वही अल्लाह हमारा इतना मेहरबान, आगे इससे भी ज़्यादा। आपने बड़ी अच्छी बात की है, पिंक सॉल्ट से पानी में थोड़ा सा ऐड करके नहा लें तो नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। तो इसके अलावा और कौन से स्टेप्स हैं? देखिए, आप नेचर के साथ टाइम गुजारते हैं, जैसे अभी आपसे पहले एक डॉक्टर साहब बड़ी सी बात कर रही थी, ये जो ऑटिस्टिक बच्चे, मैं बड़ा काम कर रहा हूँ उनके लिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि यहाँ पे उनके लिए एक स्पेशल जो है ना अलग से जगह हो, जहाँ पे बाकी बच्चे उनको बुली ना कर सके। वो बड़े मासूम और बड़े प्यारे बच्चे होते हैं। जो मेरी अपनी बेटी भी ऑटिस्टिक है, तो आई नो हाउ इट्स फील। तो आप जितनी भी रेमेडी होती है, ये जो ऑटिस्टिक बच्चों के पास बैठ जाते हैं, आप नेचर तो हमने रहने नहीं दिया ना इस मुल्क में। हमने तो पता नहीं, हमें दरख्तों से कोई खास किस्म की या एग्रीकल्चर से कोई दुश्मनी, हम आजकल फ्लैट्स ही बना रहे हैं। हमने वो जो तो आप नेचर के साथ वक्त गुजारते हैं, आप डेजर्ट में जाते हैं, आप इवन ये जो पानी की गिरने की आवाज़ होती है ना, आप यकीन करिए इतना खूबसूरत हील करती है। चिड़ियों की चहचहाहट आपकी, ये बच्चों की जो बच्चे हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, जो उनकी किलकारियां जिसे हम कहते हैं, they all sound have a different frequency to heal you। अच्छा, आप क्या ये समझते हैं कि औरत जो होती है उसका दुश्मन कोई और नहीं होता, या मर्द होता है या औरत होती है? तो आप किस चीज को इस जिम्मे में लेता है, कौन दुश्मन होता है औरत का? देखिए, दुश्मन कोई भी नहीं होता, सबके अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब कोई आम सी लड़की जिसने सारी जिंदगी इतना खूबसूरत सूट ना पहना हो और वो आके आपको देखे, तो वो आपसे आपकी दुश्मन नहीं होगी, वो अपनी हसरतों की मगलूब होगी और आपको आपकी तरफ देखेगी हसरत से, तो आपको नज़र लग जाएगी। हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं। कोई इंसान अगर कोई गलती करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई महरूमी ज़रूर होती है। हाँ, ये कि किसी खातून को मर्द की नज़र नहीं लगती नॉर्मली 90%, उनको हमेशा अब कोई मर्द जो है ना वो नहीं चाहेगा कि अच्छी लिपस्टिक लगाए, अच्छे बाल बनाए, अच्छे जो है ना कपड़े इस तरह फैंसी पहने, जेलस फील करे, वो आपको एडमायर करते हैं या आपको
कोई और आपको बताते हैं। मगर ख़वातीन जो है ना वो अब मर्दों को क्या पता कि ये जूती कौन सी आपने पहनी हुई है, उनको क्या पता कि आपने इतना अच्छा सूट है, ये मारिया बी का है, ये फ़लाँ का है, ये फ़लाँ का है, ये मैं तो जब भी आता हूँ नए नए नाम आए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ख़वातीन जो है ना एक दूसरे से। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो ऑरा है वो आपकी किस्मत बदल सकती है? आपका ऑरा ही आपकी किस्मत बदलता है, ऑरा नहीं, ऑरा ही आपकी किस्मत। अगर आपकी देखें आपकी फाइनेंस की एनर्जी पूरी है, आपकी जो ग्राउंडिंग एनर्जी जो उसको रूट चक्रा कहते हैं वो पूरा है, आपकी फेमिनिन एनर्जी पूरी है, आपकी थ्रोट एनर्जी काम कर रही है, आपकी थर्ड आई काम कर रही है, आपके डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी और आपके ऑरे में ये तमाम चीज़ें ऐसे हो रही हैं ट्रांसमिट, तो आप जो भी दरवाज़ा खोलेंगे, आप इंटरव्यू देने जाएंगी, आप इंटरव्यू लेने जाएंगी, आप कोई डील करने जाएंगी, तो आपको तमाम लोग आपको सीरियस लेंगे। कंफ्यूज लोग अपना ऑरा कैसे सही कर सकते हैं? अपने रब के साथ जुड़ के। आपकी हर वो चीज़ कंफ्यूज करेगी आपको जो आपको अपने खालिक और मालिक से दूर करेगी। ये सबसे पहले एक सोच लें आप कि आपका बिलीव इतना स्ट्रांग होना चाहिए उसी बिलीव ने आपके पैटर्न बनाने हैं। मगर कोई बंदा अगर कंफ्यूज है तो वो तो पहले एक चीज़ लिखे कि मेरी कौन सी आदत ऐसी हैं जो कि तंग करती है। मगर अब हर चीज़ आप खुद, मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि जब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ तो बड़े छोटे बच्चे होते हैं या कोई ख़वातीन होती है वो आते हैं और वो ऑरा पे एडवाइस करती है, तो मैं उन्हें कहता हूँ भाई ये वाहिद ऐसी चीज़ है कि आप इसको होम रेमेडी से नहीं ठीक कर सकते। अगर आपका रेड ज़्यादा है तो उसको कम करना है, आपका ऑरेंज ज़्यादा तो आपका बैलेंसिंग। और इसमें एक और चीज़ आ जाती है, अगर आप इसकी रेमेडी को ऊपर नीचे करें तो आपके जो एनर्जी पॉइंट हैं जो क्लॉकवाइज चल रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाते हैं और आप एनर्जी वैम्पायर बन जाते हैं। अच्छा ऑरा जो है वो कोई कलर थेरेपी से भी देखा जा सकता है? देखिए ऑरा को आप या तो देख सकते हैं प्रैक्टिस से, या एक कैमरा होता है उसके लिए बड़ा स्पेशल, उसको किरलियन कैमरा कहते हैं। ये बच्चे उसकी तस्वीरें उतरवा के बेचते हैं, फिर मैं उनको बताता हूँ कि ये कलर ज्यादा है, इसकी ये एक्सरसाइज। कौन सा कैमरा? किरलियन कैमरा कहते हैं उसको, वो सिर्फ ऑरा, उसी से आपका ऑरा जो है वो जज हो सकता है। वो आपकी आप देख सकते हैं बड़ा क्लियरली, वो होती बायोफील्ड को डिटेक्ट करने के लिए होता है वो कैमरा उसके लिए, तो आप उसमें देख के अपने कलर बता सकते हैं। मगर आपके दो ऑरे होते हैं, एक वो ऑरा होता है जो बाय बर्थ आप पैदा होते हैं जिसके साथ वो मुख्तलिफ कलर होते हैं। वो कोई भी हीलर किसी को नहीं बताता कि आपका जो बर्थ कलर है वो क्या है, क्योंकि अगर किसी का ग्रीन है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आएगी, किसी का अगर लाइट ब्राउनिश है, ब्लू है, फिर बाकी कलर्स तो आप उनके आपके वेरी करते हैं। जैसे मैं आ जाया तो मैंने आपको कहा कि तो ये कलर आपका ऐसा है, ये कलर आपका ऐसा है, तो आपके मूड के साथ आपके कभी कभी हम अच्छा इस स्टूडियो का अपने एनर्जी होगी, इस इलाके की अपना एक ऑरा होगा, इस शहर का अपना एक ऑरा होता है, फिर मुल्क का अपना ऑरा होता है, इस तरह हर चीज़ का। कभी कभी आप बहुत पॉजिटिव मूड में होते हैं मगर कहीं पे आप बैठते हैं तो उस जगह पे ऑलरेडी इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है कि आपके ऑरे को सस्पेंस कर लेती है वो। तो आपकी कोई जगह हम मस्जिद में जाते हैं तो हमें उस वक्त लगता नहीं है कि बस बाहर जो भी हो रहा है वी डोंट केयर, क्योंकि वहाँ की एनर्जी ऐसी। आप कब्रिस्तान कभी जाते हैं, चाहे आप जिस मर्जी मूड में, हमें पता है कि हमने कल यहाँ पे आके दफन होना है, हम दुआ के लिए जाते हैं, मगर वहाँ पे आके कभी आप हंसेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग रो चुके हैं या इतने लोग अपने प्यारों को दफना चुके हैं, उनकी हाय, उनकी वो जो दुख की अफसोस की एनर्जी है वो सस्टेन करती है वहाँ पे। तो जहाँ पे आप शादी हॉल पे चले जाएं कि ऐसी जगह पे या किसी एयरपोर्ट पे चले जाए तो आपका दिल करता है कि अच्छा मर्द और औरत का ऑरा हमेशा डिफरेंट होता है? सबका डिफरेंट होता है, हर इंडिविजुअल का बायोमेट्रिक्स की तरह ऑरा डिफरेंट होता है। तो अगर हम नॉर्मल बात करें, बिकॉज यू आर ए हीलर, आपने काफ़ी पेशेंट्स भी देखे होंगे जो कि आपके पास आते होंगे हील करने के लिए, तो मर्द और औरत के ऑरा में सबसे जो बुनियादी फ़र्क है वो क्या होता है? देखिए मर्द का रेड बहुत जल्दी ऊपर आ जाता है। रेड मीन रूट चक्रा एक कलर होता है, और औरा तो आप 7 कलर से बनता है ना। आपकी जो आपकी आप उनको ची कह दें, एनर्जी पॉइंट कह लें, चक्रास कह लें, तो वो जो आपकी एनर्जी बनाते हैं आपके लिए, मेरे अल्लाह ताला ने एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम बनाया हुआ, तो वही आपका और में आपकी प्रोजेक्ट करते हैं ना, आप उसकी बायोफील्ड है आपकी। मगर मर्दों का रेड बहुत ज़्यादा होता है, ख़वातीन का जो है ना वो रेड इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर किसी का हो जाए, बल्कि आपके तवस्सुत से मैं आज एक और बात बताता हूँ कि आपका ऑरा, हर इंसान का जो मेल होता है उसके अंदर फीमेल एनर्जी भी होती है, और जो फीमेल होती है उसके अंदर मेल ऑरा भी साइड भी है। तो अगर दोनों इस पर अगर ट्रेस पासिंग कर लें, अगर कोई मेल जो है वो जो वो फीमेल ट्रेस पासिंग कर ले और साइड पे,
तो उसकी आदतें बिल्कुल चेंज हो जाती अच्छा, हम ये कहते हैं ना कि ये तो मर्द है लेकिन औरतों वाली हरकतें करता है, ये तो औरत है क्या मर्दाना बनी हुई है, ये वाली बात है। एग्जैक्टली हो जाती है, वो ऑरा में होता है, वो ऑरा में होता है। हर बंदे में 2 किस्म के ऑरा होते हैं, जिस मर्जी को आप डोमिनेट कर लो। देखिए कभी कभी कोई हम अपनी लैंग्वेज में स्टूडेंट होता है ना, तो मैं कहता हूँ इसकी लेफ्ट साइड जो है ना ये ज्यादा एक्टिवेट हो गई, तो वो समझ जाता है कि इस मर्द की जो है ना वो फीमेल साइड। इधर ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो मर्द जो हैं वो औरतों का लिबास ढाल लेते हैं, औरतों जैसी हरकतें करते हैं या मेकअप करते हैं और अपने आप को बहुत ब्यूटिफिकेशन में ले जाते हैं, कभी अपने लिप्स को चेंज करें, तो क्या उनके ऑरा में मसला है? देखिए उनकी मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं कि या उनकी जो ब्रॉटअप है वो आप बहनों के साथ ज़्यादा हुई हो, कज़नों के साथ ज़्यादा हुई हो, तो वो बच्चों के अंदर अगर अकेला बच्चा होता है और बहनें होती घर में 4 या 5 या कज़नें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऑब्वियसली वो उन्हीं के साथ जो है ना वो एसोसिएट हो जाता है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक कुछ नेचुरल चीज़ें भी होती हैं। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, आपके तवज्जो से अपनी बहनों के, मर्द के अंदर अगर फीमेल एनर्जी आ जाए ना वो इतना खतरनाक नहीं होता, मगर किसी फीमेल के अंदर मेल एनर्जी आ जाए ना, तो देखिए सबमिसिवनेस, वो तो दुनिया को सबमिसिवनेस ही उसकी खूबसूरत है ना। बिल्कुल मैं समझ गई आपकी बात, समझ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे औरा हीरर एजाज अहमद खान, आपने सुना होगा बड़े उन्होंने नपे तुले लफ्जों में बात की है, लेकिन उनकी बात जो है वो समझ आ गई है, खासतौर पर खवातीन और मर्द हजरात के हवाले से। आपस में एक दूसरे की एनर्जीज जो है वो बिल्कुल लें, पॉजिटिव लें, नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं डिजास्टर हो सकता है। अगर औरत में मर्दों की एनर्जी आ जाए तो मर्दनुमा बनेंगी, अगर मर्दों में औरतों की एनर्जी आ जाए तो उनको हम कुछ और ही कहते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं बेऔलादी की। हमारे यहाँ बेऔलादी जो है एक तिबी मसला नहीं है, बल्कि जज्बाती नफ्सियाती मसला भी उससे भी बढ़कर है। और एक ख़ानदान जो है अपने आप को बिल्कुल इनकम्प्लीट समझता है अगर उनकी औलाद ना हो, और सालों साल की तगोदो के बाद भी वो इस परेशानी में मुब्तला होते हैं कि औलाद कैसे हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें, इस नेमत के ऊपर बात करें जो कि किसी एक जोड़े को अगर नसीब ना हो तो कितनी तशवीश का बाइस बन जाता है। और उसके साथ साथ जो ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि बेऔलादी की कुदरती और तिबी असबाब पर रोशनी डालने की बजाय वो सोसाइटल प्रेशर्स लेना शुरू हो जाते हैं। अभी शादी को 1 साल भी नहीं होता कि चाची, नानी, फुफ्फी और मोहल्ले की औरतें बार बार औरत को बुला बुला के पूछती हैं, हाय खुशखबरी नहीं आई अभी तक, हाय तो चेक कराओ क्या मसला हो गया। 1 साल की खुशखबरी जो होनी होती है वो कहते हैं ना कि वो पूरे ज़माने के लिए बेखबरी हो जाती है, क्योंकि वो स्ट्रेस की वजह से, वो सोशल प्रेशर की वजह से वो जो जोड़ा होता है वो इतनी नफ्सियाती मसलात का शिकार हो जाता है कि वो औरत जो होती है वो कंसीव कर ही नहीं पाती अगर उसमें कोई तिबी मसला ना हो। और अगर तभी मसला हो तो वो तानों और लोगों की बातों की इतनी उन वजह से भी दबाव का शिकार हो जाती है कि वो सुन सुन कर उसके कान पक जाते हैं कि ये तो बांझ है, ये तो नशोनुमा दे ही नहीं सकती, ये तो फल दे ही नहीं सकती, ये ख़ानदान आगे चला ही नहीं सकती। तो लड़के की दूसरी शादी करने पे सोचते हैं, मगर ये नहीं समझते कि क्या लड़के को भी कोई मसाइल हो सकते हैं। तो आज हम इन मसाइल पे बात करेंगे, तिबी मसाइल कैसे कैसे हो सकते हैं, एक जोड़े को शादी के कुछ अरसे के बाद कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, अपना मुआयना कैसा कराना चाहिए, और अगर वो अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाए तो उनको कौन कौन सी हर्ब्स खानी चाहिए जो कि औलादी की जो खुशखबरी है वो दे सकती है। तो हमारे साथ मौजूद है, आपने उनको शोज़ पे पहले भी देखा है, हमारे नियो का भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं, तो अताउर रहमान सिद्दीकी साहब, हकीम साहब, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं हकीम साहब आप? अल्लाह के एहसान। आज तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, स्मॉग ने मुझे ना हर जगह से बेड़ा गर्क किया मेरा। ऐसे ही सेम टू यू, मेरा भी यही इशू। अच्छा अताउर रहमान सिद्दीकी साहब, आज हम बात कर रहे हैं औरत और मर्द जिनको औलाद नहीं होती, और हमेशा से ये कोशिश भी की जाती है और इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि औरत बांझ है, मगर किसी ने ये नहीं देखा होता कि मर्द में भी कोई ना कोई कमी रह सकती है। जी। तो आज आप बताएं कि आपके पास भी बहुत से जोड़े आते होंगे, जी। आप कैसे कैसे उनका इलाज करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, शादी, अज़वाजी ज़िंदगी
ये अल्लाह पाक की नेमत है और इसका असल मकसद जो है वो है हसूल औलाद, यानी बनियों इंसान की नस्ल बड़े, और नबी मेहरबान ने फ़ख्र किया उस औरत पे जो ज़्यादा बच्चे जनने वाली। तो ये मेन मकसद हमारा ये है कि शादी का जो अज़वाजी ज़िंदगी का है कि हसूल औलाद हो और अल्लाह के नबी की जो उम्मत है उसकी तादाद भी बढ़े ताकि इस पूरी दुनिया में खैर का काम हो, नंबर 1। नंबर 2, जब ये मामला होता है तो 1 साल तक अगर आपकी कोई ऐसा जोड़ा जिसकी शादी हो चुकी है और अगर 1 साल तक औलाद नहीं हो रही तो फिर उसको लाजमी तौर पे मर्द और औरत दोनों को फ़िक्र करनी चाहिए और अपने अपने कंसल्टेंट या मुआलजीन से रब्ता करना चाहिए कि क्या वजह है कि 1 साल हो गया और अभी तक हमल कंसीव नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर दो मर्दों के अंदर बहुत, यानी कि पहले वक्तों में अभी आपने अपनी खुद बताया कि जी औरतों को ही इल्ज़ाम ठहराया जाता था कि औरत ही औलाद ना होने की मेन वजह है, लेकिन अब जदीद मेडिकल साइंस ने गुज़श्ता 10 साल से पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ साबित हो चुकी है कि 40% अगर औरत के अंदर नुक्स पाया जाता है औलाद ना होने का तो 40% ही नुक्स मर्द के अंदर पाया जाता है, और 20% ऐसे केसेस हैं जो अभी तक उनकी दरियाफ्त नहीं हो चुकी कि क्या रीज़न है, कि क्लिनिकल रिपोर्ट्स भी ठीक है, सिमन्स एनालिसिस की भी रिपोर्ट ठीक है, गायनी का कोई इश्यूज नहीं है, फीमेल को पीरियड्स का कोई इशू नहीं है, कोई उनका फैमिली स्ट्रेस नहीं है, उसके बावजूद उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही। लेकिन चूंकि बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ये कहा है कि किसी को मैं बेटियां देता हूँ, किसी को मैं बेटे देता हूँ और किसी को ना औलाद दे के मैं आजमाता हूँ, तो ये आजमाइश के ज़ुमरे में ये चीज़ें भी आती हैं जी। और अच्छा मुझे ये बताइएगा वो कौन सी अलामात हैं जो एक जोड़े को फौरी जो है वो टेस्ट कराने की ज़रूरत पेश आती है या आनी चाहिए? देखें, मेल्स के अंदर अगर उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इश्यूज हैं तो फौरी तौर पे उन्हें अपने मुआलिज से रब्ता करना है, या लैक ऑफ डिज़ाइनस यानी डिज़ाइनस की कमी है तो उस सूरत में भी फौरी तौर पे मुआलिज से रब्ता करना है कि उसके अंदर एंडोक्राइनोलॉजिकल कोई इश्यूज हैं, उसके अंदर कोई टेस्टिकल के इश्यूज हैं, या उसकी अंदर कोई हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हैं। इस तरह ख़वातीन के अंदर अगर इनिशियली तौर पे भी जो पीरियड्स का निज़ाम अदम तवाज़ुन का इशू है या वही मैं बता रहा हूँ, पीरियड्स का निज़ाम की अदम तवाज़ुन जिसकी रीज़न में पिकॉस के इश्यूज होते हैं, पीसीओएस के इश्यूज होते हैं जिसको हम कहते हैं, या उनकी एंडोमेटेरियम थिकनेस आ जाती है, जो हमारी यूट्रस की दीवारें हैं वो हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, तो चूंकि उसी के साथ जोड़ के तो कंसीव होना होता है, या फेलोपियन ट्यूब जिसको हम काजिफ नालियां कहते हैं, टिप के अंदर 2 नालियां होती हैं ख़वातीन में जिसकी वजह से जो हसूल औलाद का जरिया होती है, तो वहीं से मेच्योर होकर एक सिस्टमेटिक वो आगे से हमल करार पाता है। तो अगर इनमें कोई तकनीकी नुक्स हो तो फौरी तौर पे, अच्छा इसकी सिम्टम है पीरियड्स का कम आना, लेट आना या ना आना, ये अलामात हैं। अल्लाह पाक ने हर बीमारी की अलामत निकाल के हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मिसाल के तौर पे कि सर दर्द जो है वो एक अलामत है, इसी तरह अगर पीरियड्स की रेगुलरिटी आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कोई नुक्स पाया जाता है, आपके अंदर कोई हार्मोनल चेंजेस पाई जाती है, तो आप फौरी तौर पे उससे रब्ता करें। ठीक है। अच्छा तिब्बे यूनान की बात करें जो कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जिसको कहते हैं, उसके ऊपर भी बहुत लोग आजकल जो है इन्हिसार कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको दवाइयों के फक्के ना खाना पड़े, हार्मोन्स ना खाने पड़े, ख़ासतौर पे ख़वातीन में क्योंकि वेट गेन भी करती हैं हार्मोन्स दवाइयाँ। आपके मुताबिक आपके पास अगर एक जोड़ा आता है तो सबसे पहले टेस्ट के बाद आप क्या इलाज करेंगे अगर खातून को कोई मसला है तो? जी, खातून को अगर कोई मसला होता है तो हम उनका सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाएंगे पेल्विक का, कि उसके अंदर कोई पीसीओएस के इश्यूज हैं या उसके अंदर कोई ओवरीज के इश्यूज हैं, और दूसरा ये कि उसके एग चेक करेंगे मखसूस दिनों में कि आया कि वो मखसूस मकदार में एग प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और तीसरे नंबर पे हम उसका ओबेसिटी लेवल देखेंगे कि खातून का बॉडी मास इंडेक्स अकॉर्डिंग टू एज आया कि है कि नहीं, चूँकि ओबेसिटी एक बहुत बड़ी रीज़न है, वो मर्दों में भी औरतों में भी, कि आपके हार्मोन सिक्रीट नहीं होते। और चौथी चीज़ हम ख़वातीन में देखेंगे कि इसका स्ट्रेस लेवल, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, चूँकि आपको पता है जब जोड़ों की शादी होती है, साल 2 साल अगर शादी औलाद ना हो रही हो तो उस पर माशरती प्रेशर बहुत होता है खातून पे, बिल्कुल खातून पे। मर्द ने तो सारा दिन बाहर रहना है, और खातून को उसके घर वाले भी पूछते हैं भाई क्या वजह है औलाद नहीं हो रही, उसके रिश्तेदार भी पूछते हैं
फिर वो जब महफिलों में और ख़ानदान के फंक्शन पे जाते हैं, मसवाल होते हैं, वहाँ औरत डिप्रेशन में जाती है। और एक चीज़ आपको बड़ी टेक्निकल बताता चलूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, औलाद हासिल करने के लिए रिलैक्सेशन माहौल, टेंशन फ्री लाइफ कंपलसरी है। अल्लाह पाक ने हमारे ब्रेन्स के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाए हैं जस्ट लाइक कार्टिसोल। कार्टिसोल हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करता है, हमारे लिए मुआवन साबित होता है औलाद पैदा करने में। लेकिन स्ट्रेस की हालत में अगर कार्टिसोल रिलीज होगा और उस सूरत में वो जस्ट लाइक ऑटो इम्यून डिजीज, हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम ही हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर देगा और वहाँ पे हमारे ब्रेन्स के हाइपोथैलेमस अल्लाह पाक ने ऐसे सेल्स बनाए हैं जो आपके पीएच को कंट्रोल करते हैं। तो जब आपकी पीएच डिस्टर्ब हो गई, एसिडिक और अल्कलाइन लेवल आपका डिस्टर्ब होगा, तो वाटर रिटेंशन के इश्यूज बनेंगे और वाटर रिटेंशन के इश्यूज में आप औलाद पैदा नहीं कर सकते। आपने बताया कि 60 से भी ज़ायद परसेंटेज मर्दों में मसाइल होते हैं, लेकिन 40% होते हैं और खवातीन में भी 40% मर्दों में और 40% खवातीन में है, बराबर मसाइल हो रहे हैं। लेकिन मर्द हजरात में टेस्ट नहीं कराते, उनको पता नहीं कराने से क्या मसला है। और सबसे ज़्यादा वो टैबू है क्योंकि घर में भी अगर औरत भी कितनी बार भी प्रेशराइज भी करेगी तो वो नहीं करवाएंगे, और घर की खवातीन जो हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि हमारे बच्चे में या हमारे लड़के में कोई चीज़ है। तो आप कैसे उनकी काउंसलिंग करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो पैरामीटर्स हैं, मेल अपना खुद डॉक्टर होता है। देखिए, दो चीज़ें हैं टेक्निकली तौर पे, ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। एक, फिजिकली तौर पे अगर आप फिट हैं, उसका आपके जरासीम के साथ दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं। यानी हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं या ख़वातीन समझती हैं कि मेरे हस्बैंड फिजिकली तौर पे फिट हैं तो इट्स मीन ये ठीक है। तो ये एक जो मफरूज़ा है ये बहुत गलत है। अच्छा। अगर आप फिजिकली तौर पे ठीक हैं, आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कोई इश्यूज नहीं है, फिर भी आपने 4 दिन के गैप से सिमन एनालिसिस का टेस्ट करवाना है। हमारे जब ये जोड़े हमारे पास आते हैं तो हम पहली चीज़ उन्हें कहते हैं जी आपके पास ये, हम वो तबीब नहीं है इस दौर में कि नब्ज़ देख के कहें जी हाँ आपके जरासीम कम है, 2 माह दवाई खा के हम कहें जी अब आपके जरासीम पूरे हो गए। अब वो दौर नहीं रहा। अब हर पेशेंट भी विजिलेंट है, मुआलिज भी विजिलेंट है, और अब जदीद दौर जा रहा है। सिमन एनालिसिस का टेस्ट बहुत कंपलसरी है, ये करवाना चाहिए। 1 साल तक अगर आपकी हमल नहीं करार पा रहा तो औरत को अपना अल्ट्रासाउंड, हार्मोन के टेस्ट और मर्द को अपना सिमन एनालिसिस, ये बेसिक टेस्ट हैं जो बहुत कंपलसरी है। ठीक है, बहुत आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया है, बल्कि आपने लाइव डेमो भी अभी हमारे साथ करके बताना है कि कौन कौन से हर्ब्स जो हैं वो इस्तेमाल करने से भी जो है बेहतरी आ सकती है। तो वो छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमने आज अपना स्टेशन लगाया है और वो भी सारी हर्ब्स का। आज हमें हकीम साहब बताएंगे किस बीमारी का इलाज जो है वो किस हर्ब से किया जाता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कितनी मिकदार में खाना चाहिए। जैसे हम बात करें आज बांझपन की, खवातीन के हवाले से, और मर्दों को अगर कोई कमज़ोरी है या कोई और मसाइल हैं तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए। जी हकीम साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे यहाँ मर्दों के अंदर अगर ज़्यादातर मोर्टेलिटी के इशूज़ होते हैं, सिमन एनालिसिस में मोर्टेलिटी कम है, स्लगिश ज़्यादा हैं या डेड ज़्यादा हैं, तो उसके अंदर एक ऐसा नुस्खा जो आप घर में बना के खुद भी इस्तेमाल करेंगे, एक आध माह तो अल्लाह पाक आपका वो मर्ज दूर कर देगा। ये मर्दों के वाले से जिनके अंदर सिमन एनालिसिस के इशूज़ हैं। और वो उर्दू में क्या कहते हैं? जिसको हम जरसूमा की कमी कह लें, जरासीम कम जरासीम की कमी। हाँ, 2 चीजें होती हैं, एक होता है ओलिगोस्पर्मिया और एक होता है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया पूरी दुनिया में लाइलाज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तिब की ऐसी दवाइयां हैं शिफा कुन अफादियत की हामिल हैं कि जो एजोस्पर्मिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को दवाइयां दी, अल्लाह ने उनको शिफा। मर्दाना कमजोरी जिसको कहते हैं? नहीं, बेसिकली नहीं, मर्दाना कमजोरी और मामलात हैं, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इश्यूज हैं, प्री मैच्योर एजैकुलेशन के इश्यूज हैं। ये बेसिकली औलाद ना होने की बात हो रही है कि जिनके जरासीम कम है। मैंने आपको लास्ट टाइम बैठे में भी बताया था कि फिजिकल फिटनेस और जरासीम का कम होना दो अलग अलग चीजें। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे और है, क्या सलाजीत की हम बात करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं वो खाओगे तो फिट हो जाओगे, बेहतर हो जाएंगी चीजें या औलाद हो जाएगी, तो क्या सलाजीत जो है वो मर्द भी खा सकते हैं और औरतें भी खा सकती हैं? जी, सलाजीत बेसिकली लोगों ने ना उसके नाम को एक अजीब सा बना लिया। हाँ जी, वो खौफ पैदा कर लिया। सलाजीत एक कुदरती धात है, ये मादनियात में आती है। अच्छा। और इसके अंदर नेचुरल फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक पाया जाता है।
ये मर्दों के लिए भी मुफीद है, औरतों के लिए मुफीद है, लेकिन हमारे यहाँ इसको यंग लोग ना ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म खुश्क होती है ये, तो ये खुश्की बना सकती है। आप इसको 40+ जो लोग हैं वो कमर दर्द के लिए, अपने मसल्स के लिए, अपनी असाबी कमजोरी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो यूनिवर्सल डोज है ना, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताता चलूँ कि चने के दाने, चना एक चना होता है, उससे भी थोड़ी कलील मकदार में इसको खाई जाती है। और ये महंगा भी बहुत होता है? नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन जो कि एक चीज़ जब मार्केट में हो उसका बहुत ज्यादा हवा बोलता है तो अदरवाइज इसकी माकूल कीमत होती है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। पहला नुस्खा हम किस चीज के लिए बना रहे हैं? पहला हम मेल्स डिसऑर्डर में सीमन एनालिसिस में अगर आपकी मोर्टेलिटी आपकी 5% 10% है, उसमें औलाद नहीं हो सकती। देखें मिनिमम 40% मोर्टेलिटी कंपलसरी है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमारे पास 4-5 चीजें हैं। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपके सबसे अहम चीज है सालिब पंजा, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जड़ी बूटी है सालिब पंजा। सालिब पंजा जी, ये आप एक शटांग ले लें। ठीक है। दूसरे नंबर पे है सालिब मिस्री, ये देख लें सालिब मिस्री, ये भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और ये आम पंसार की शॉप से मिल जाती है, ये भी आप एक शटांग ले लें। ठीक है। और तीसरे नंबर पे है मगज बनोला, बनोला के बीज, मगज बनोला, मगज बनोला, ये बनोला के बीज हैं, ये भी आप एक शटांग ले लें। और चौथे नंबर पे है देसी बादाम, ये भी आप एक शनांग ले लें। और आखिर में इन तमाम चीज़ों को आप ग्राइंड कर लें, घर के अंदर कर लें या किसी भी पंसारी से कहें कि वो ग्राइंड कर देगा। और उसके अंदर आप 2 शटांग हस्क इसबगोल का छिलका आप डालेंगे। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसबगोल का छिलका है। ये आप अगर इंडियन छिलका ले लेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान का भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपने देख के लेना है कि प्योर फाइबर में ऑर्गेनिक छिलका हो। हमारे यहाँ छिलका भी ऐसे ही हो गया जैसे गंदम है कि जिसमें से सारा फाइबर निकाल लिया जाता है। तो छिलका इसबगोल अच्छी क्वालिटी का लेना है, फिर इसका रिजल्ट मिलेगा। ये 5 चीजें, बाकी चीजों को ग्राइंड करना है, छिलका इसबगोल को आपने ऐसे ही डालना है। आप इमेजिन करें जिन मर्दों में मोर्टेलिटी के इशूज हैं, सीमन एनालिसिस के इशूज हैं, इवन जिनकी जो सीमन है वो थिन है, और या जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के भी इशू हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा जब इस्तेमाल करते हैं, कितनी देर इस्तेमाल? एक माह नुस्खा इस्तेमाल करके आप अपनी रिपोर्ट करवाएंगे तो इंशाल्लाह जो आपके स्पर्म्स काउंट कम है, मोर्टेलिटी कम है, स्लगिश ज्यादा है या डेथ ज्यादा है, वो कंपनसेट होगा। ओके, ठीक है, आपने बहुत अच्छा ये पूरा नुस्खा बताया। 5 चीजें, और ये तो आम से, और ये सस्ते भी बहुत होंगे सर नुस्खा। इसमें साली मिस्री जो है ना वो एक्सपेंसिव है थोड़ी सी, और बाकी चीजें तकरीबन मुनासिब है। लेकिन देखें आप जदीद मेडिकल साइंस को देखें कि वो कितनी महंगी है, और उस मुकाबले में हर्बल मेडिसिन कुछ भी नहीं महंगी। ठीक है। अच्छा, खवातीन के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि खवातीन जो है ये स्पेशली हम शो डिजाइन उनके लिए करते हैं जिनके उनके मसाइल होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनको PCOS के इश्यूज हैं और नहीं औलाद हो रही, तो उनको क्या खाना चाहिए? देखिए, खवातीन के लिए बहैसियत मजमूई एक नुस्खा, तो मैं पहले चूंकि आपने PCOS की बात कर ली, PCOS में हम आपको 3-4 चीज़ों का एक हमारे पास नुस्खा है। अफगान नगुरी, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अश्वागंधा भी कहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इसको सुपर फूड भी कहते हैं। एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टीज भी हैं, एंजाइटी के लिए भी है, कमर दर्द के लिए भी और सोजिश के लिए भी है। इवन हार्मोन को डिसबैलेंस जो है, हार्मोन वाले को बैलेंस ये करती है। ये ले लें एक शटांग अफसन 3 दुनिया की एक ऐसी दवाई है, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस प्रॉपर्टीज। अफसन 3 ये आप देख सकते हैं, ये जड़ी बूटी है। नंबर 3 चोप चीनी, ये हमारे खून को भी पतला करती है और हमारी बॉडी के अंदर सिस्ट को, फेब्राइड्स के इश्यूज हों, उनको ये ठीक करती है। ठीक है। ये 3 चीजें आप जो है ना, इसमें आप बल्कि चौथी चीज हल्दी डाल दें। हल्दी डाल दें। ये 4 चीजों को आप हम वजन लेके पिसवा लें। अगर इसके कैप्सूल भर सकते हैं तो आप 0 नंबर के कैप्सूल सुबह शाम 2-2 ले लें। ठीक है। और अगर आप वैसे ही इसका पाउडर बना के यूज करें तो आधी चम्मच सुबह शाम शहद के पानी से ले लें। आप यकीन करें, जिन खवातीन, ये भी 1 माह इस्तेमाल करें, जिन खवातीन की सोजिश है, जिन खवातीन को पिकॉस के इश्यूज हैं, या जिनके पीरियड्स में इरेगुलरिटी है, अय्याम के दिनों में ये नुस्खा आपने नहीं खाना, उससे हटके आप इसको पूरा, मतलब कि हालत मखसूसा में ना खाएं, बाकी आप खा लें। ठीक है, ठीक है। तो उसमें माशाल्लाह जो खवातीन में, देखें मैं फिर वही बात करता हूँ, चूंकि चैनल के ऊपर बहुत से बीमारियों के बहुत से असबाब होते हैं और उनको पेशेंट टू पेशेंट वेरी और उनको चेक किया जाता है। ये हम वो नुस्खे बताते हैं जो बहैसियत मजमूई वो लोग जो अप्रोच में नहीं है, हमारी पूरी दुनिया में प्रोग्राम देखा जाता है जिनके पास
डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हकीम अवेलेबल नहीं है, ये वो करें। और जिनके पास अवेलेबल है तो अपने पहले अपने मौलिज के पास जाएं, ठीक है, फिर वो अपने मजाज के मुताबिक दवाई लें। ठीक है। जिनको यूट्रस में सोजिश है जी, फेब्रॉइड्स हैं, जी जी, उनके लिए क्या करना चाहिए? फेब्राइड में तो वही नुस्खा काम करेगा। सोजिश के अंदर ये हमारा एक नुस्खा मैदे के लिए हम देते हैं, जिसमें हल्दी, मुलट्ठी दूसरे नंबर पे, और सौंफ, ये 3 चीजें यूट्रस की सोजिश हो, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, बस ये 1 चम्मच सुबह शाम लें। जिनके यूट्रस में सोजिश है, इंडोमेटीरियम जो है ना वो थिकनेस है, वॉल थिकनेस है, या जिनको पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, आप इमेजिन करें कोई दुनिया की चीज नहीं, ये 3 चीजें इस्तेमाल करें, उनकी तमाम बॉडी की सोजिश खत्म हो जाएगी। अच्छा हकीम साहब, जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि जाके वॉश कराएं, और उसमें वॉश कराते कराते भी जो है रप्चर हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है। ट्यूब्स खोलने के लिए खवातीन के हवाले से आपके पास क्या नुस्खा है? जी, ट्यूब खोलने के लिए हमारे पास एक बड़ी बेहतरीन चीज है, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, फूल कैसू के फूल हैं। ये आप 1 छिटांक ले लें, इसी के अंदर आप सुंड, सूखा अदरक जिसको हम कहते हैं, जंजीबील कहते हैं, ये 1 छिटांक ले लें। जड़ कासनी, ये भी हमारी एक जड़ी बूटी है, कासनी की जड़ जिसको हम कहते हैं, ये भी 1 छिटांक ले लें। और इसके अंदर आप जीरी, स्याह जीरी के नाम से एक जड़ी बूटी मिलती है, ये 4 चीज़ें आप सफू बना के, जिन लोगों की फैलोपियन ट्यूब या कादिफ नालियाँ ब्लॉक हैं वो आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन इस नुस्खे के साथ आपने ये जो सोजिश वाला नुस्खा है, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, इसको भी लेना है, ठीक है। तो यकीन कीजिए 1 माह के अंदर जिनकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं, या कंट्रैक्शन है, या वो डैमेज हो चुकी हैं ड्यू टू इंसिडेंट, तो आप यकीन करें कि हमारे बहुत से पेशेंट हैं जिनमें इसकी 40% सक्सेस रेशो है कि ये दवाइयों से वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। और ख़वातीन के जो मसाइल होते हैं और भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे अगर हम बात करें PID का मसला है उनको, पेल्विक इन्फेक्शन डिजीज, हालांकि 20% ख़वातीन पूरी दुनिया में उनको होता है, लेकिन होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स कहते हैं कि ये मां नहीं बन सकती, डॉक्टर्स ये कहते हैं। PID का इलाज क्या है आपके पास? देखें, PID बहैसियत मजमूई जो है ना, ये इन्फेक्शन है कि आपके यूट्रस के अंदर पस पड़ गई है, म्यूकस है, या उधर फफूंदी फैल गई है, तो ये हर्बल के अंदर इसका कामयाब इलाज है। अच्छा, हर्बल के अंदर देखें, ये हमारा वही ट्रीटमेंट है जो कैंसर का होता है। एक स्टेज पे जाके वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है मामला, जब यूट्रस है, ओवरीज है, उसके अंदर फेब्रॉइड्स बिगड़ जाता है और वहाँ ब्लड की और पानी क्लॉट आ जाता है, तो उसके अंदर मैं आपको एक चीज बताता चलूँ कि हमारे पास तिब के अंदर एक चीज है अजवाइन। ये किचन रेसिपी है, यानी घरों के अंदर ये मौजूद होती है अजवाइन। देसी अजवाइन ले लें, इसके अलावा आप इसमें स्याह जीरी ले लें। जीरा नहीं है, ये जीरी स्याह है, मार्केट से मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं। 2 चीजें होगी। नंबर 3 इसमें आपने ले लेनी है तबाशीर, यहाँ हमारे पास मौजूद है जी, ये है तबाशीर ले लेनी है। नंबर 4 उसके अंदर आपने नीम के पत्ते ले लेने, ये देखें हमारे पास मौजूद है बरगे नीम, आम दरख्तों से भी आप ले सकते हैं या मार्केट से ले लें, ये है नीम के पत्ते, ठीक है। और आखिर में इसमें आपने एक चीज़ डालनी है, वो यहाँ मौजूद है हमारे पास पनीर डोडी। ये शुगर के अंदर भी लोग लेते हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी के अंदर हर किस्म के इन्फेक्शन को क्योर करती है, पस को ठीक करती है, एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल भी है, ठीक है। ये 5 चीजें आप ले लें और इसका हम वजन लेके सफूब बना लें, ½ टीस्पून 3 टाइम्स अ डे आप दें, तो जिन लोगों के यूट्रस में सोजिश के साथ साथ इन्फेक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन के अंदर आप दोबारा टेस्ट करवाएं, वो आपकी इन्फेक्शन कम होगी। बहुत खूब। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ, जो ख़वातीन वैसी लड़कियाँ हैं, ख़वातीन हैं, उनको अपने हालत मखसूसा पीरियड्स के दिनों में उनको बहुत दर्द रहती है, जी, और अक्सर स्वेलिंग भी रहती है, वो चाहती हैं कि उनको आराम आ जाए, क्या खाना चाहिए उनको? जिन ख़वातीन को अयाम के दिनों में पेन होती है, उनके लिए आम सा घर के अंदर रेसिपी है, शायद हमारे पास यहाँ मौजूद हो। मेथी दाना मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, ठीक है। 1 गिलास पानी ले लें रात सोते हुए, ये अयाम से हफ्ता पहले ये लाजमी लें, ठीक है। जिनको अयाम रुक रुक के आते हैं, पेनफुल हैं, 1 गिलास पानी लेके
उसमें एक चुटकी कलौंजी की डाल दें। ठीक है, हमारे पास यहाँ मौजूद होगी, ये देखें, ये कलौंजी तो पड़ी हुई है। हाँ। जी। हाँ। एक चुटकी कलौंजी डाल दें और एक चुटकी उसमें मेथी दाना डाल दें। ठीक है। एक चुटकी कलौंजी, एक चुटकी मेथी दाना और एक चुटकी अजवाइन डाल दें। ठीक है। और उसको आप ढक के रख दें। सुबह उसको हल्की आंच पे 5 मिनट कोसा कोसा गर्म यानी कि करके, तो 5 मिनट उसको गर्म करने के बाद कोसा कोसा पी लें। जिन खवातीन को पेनफुल पीरियड्स हैं, अल्लाह के हुक्म से यानी पीरियड्स एक्सपेक्टेड डेट से 1 वीक पहले शुरू करना है और वो उसका रिजल्ट आपको पीरियड्स के दिनों में मिल जाएगा कि पीरियड्स में पेन भी नहीं होगी और पीरियड्स जो इरेगुलर है वो भी रेगुलर होंगे, रेगुलर हो जाएंगे। ये हार्मोन्स देखें, मेथी दाना पूरी दुनिया में आपके थायराइड के हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, आपके शुगर के जो हार्मोन है उनको भी बैलेंस करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ठीक करता है। और कलौंजी जो अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है, कुरान में भी इसका जिक्र है कि कलौंजी काले स्याह दाने, इसको आप इस्तेमाल करो, इसमें शिफा है। और तीसरे नंबर पे जो हमने अजवाइन डाली है, अजवाइन आपके अंदर सोजिश को खत्म करती है। तो ये तीनों चीजों का कम्बिनेशन सेफ साइड है और घरों के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जिनको ओबेसिटी है, खवातीन जो कि मोटी हो जाती हैं, प्रेग्नेंट नहीं होती, मेडिसिन खा खा के जो है वज़न उनका बढ़ जाता है और उसके बाद उनकी जल्दी प्रेगनेंसी भी नहीं होती, कंसीव नहीं कर पाती, उनको क्या करना चाहिए? जी, जो लोग ओबेस्ट हैं, मोटापा उन पर चढ़ा हुआ है, सबसे पहले तो उनको अपने लाइफस्टाइल सेडेंटरी से बाहर आना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप वो वज़न कम करने के लिए, हमारे पास अर्क मको तिब के अंदर एक अर्क है जो जिन डिलीवरी के बाद हमारे यहाँ खवातीन, पुरानी जो कोहना हमारे अतिबा थे या कोहना हमारी माएँ थी, वो मको का पानी पिलाती थी। मको का अर्क मार्केट से मिल जाता है, वो आधा कप सुबह शाम पिए और उसके साथ आप सिर्फ ज़ीरा सफ़ेद, अजवाइन और लाख दाना, 3 चीज़ें हैं, ज़ीरा सफ़ेद, अजवाइन और लाख दाना, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको पिसवा लें हम वज़न आधा आधा चम्मच सुबह शाम अर्क मको से लें। तो जिन लोगों का ओबेसिटी ज़्यादा है, फैट्स, एब्डोमेन फैट्स है या उनकी पूरी बॉडी में फैट्स है या यूट्रस उनका बल्कि है, तो इससे वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ठीक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका। हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे आज। बहुत मुफीद उन्होंने मशवरे दिए हैं। जो ख़वातीन कंसीव नहीं कर पाती, जिनको मुश्किलात हैं, तो उनके लिए उन्होंने रेमेडीज़ बताई हैं और ये रेमेडीज़ जो है आप हमारे रिपीट में या आप हमारे सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। और जो मर्द हजरात जो हैं जिनको भी इश्यूज़ हैं और जो बताते नहीं हैं और बताने से कासिर हैं मगर उनको पता है कि उनको हैं, तो उनको भी इस तरह की रेमेडीज़ जो है वो फॉलो भी करनी चाहिए और लेनी भी चाहिए, ताकि जो कंप्लीट ज़िंदगी है एक बच्चे के साथ, एक औलाद की नेमत के साथ वो गुजार सकें, क्योंकि ये ऐसी नेमत है जो कि हर घर में होनी चाहिए, जिससे घर की खुशियाँ जो हैं वो बहाल होती हैं और घर जो है वो वैसे ही जो जहाँ सुनाटे पड़े होते हैं वहाँ खुशी की लहरें दौड़ जाती हैं और ये सब चीज़ें अब काबिल इलाज हैं। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम आपको मिलवाते हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्टूडेंट हैं, उभरती हुई गुलकारा है और उन्होंने ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में भी गाया है और 6-7 सालों से इस शोबे से मुंसलिक हैं जिसको गायकी कहते हैं। और अगर हम सिन्फ़े गायकी की बात करें तो उसमें गज़ल जो है उसको वो बहुत सराहती हैं, ना सिर्फ सराहती हैं बल्कि गाती भी हैं। तो हमने सोचा कि आज हम आपको उस इमर्जिंग टैलेंट से मिलवाएं जिनका नाम है अमन इकबाल और हम शो में वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसी अमन? मैं ठीक हूँ। अमन, आप नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से म्यूजिकोलॉजी में आप अपना बैचलर्स कर रही हैं। जी जी। म्यूजिकोलॉजी का बैचलर्स जो है नॉर्मली लोग किसी और चीज़ में बैचलर करते हैं, जितने भी हमने आर्टिस्ट देखे हैं या म्यूजिशियंस देखे हैं और वे म्यूजिक को साथ रखते हैं, मगर आपने कैसे सोचा कि आप म्यूजिकोलॉजी में ही करेंगी? एक्चुअली मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है पहले, इंटर में ICS किया हुआ है, तो उसके बाद डायरेक्टली मेरा माइंड तो था कि मैं CS करूं और लेकिन फिर वो जैसे खुदा की मर्जी थी, फिर मैंने म्यूजिकोलॉजी डिसाइड किया क्योंकि ऑलरेडी मैं म्यूज़िक में तो थी, तो मैंने कहा कि इसको ही बस परस्यू करती हूँ और इसी को मज़ीद जो है बेहतर करने की कोशिश करती हूँ और इसी में म्यूजिक जो है ना एक प्रॉपर एक लैंग्वेज है जिसको सीखना पड़ता है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स को सीखना पड़ता है। तो आपने सबसे पहले आपने अपने सामने हारमोनियम रखा हुआ जो बहुत मुश्किल होता है बजाना,
तो आपने किस किस इंस्ट्रूमेंट को सीखा? मैंने पहले तो जस्ट हारमोनियम प्ले करती थी, लेकिन अभी क्योंकि हमारा सेमेस्टर वाइज काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स भी हम लर्न कर रहे हैं, तो इट्स गुड थिंग कि मतलब मुझे तबला भी अभी आता है, तो पियानो भी मैं प्ले कर लेती हूँ। तबला लाइक उस तरह से बहुत प्रोफेशनली नहीं है, लेकिन हमारा सेमेस्टर में थाप का पता है आपको कैसे। हाँ। एग्जैक्टली, तो वो बस कुछ मतलब कुछ तालें आती हैं, तो उस तरह से। हाँ जी, ठीक है। अच्छा अमन, हम चाहते हैं कि ऑब्वियसली आप आई हैं एज एन इमर्जिंग टैलेंट, हम चाहते हैं कि व्यूअर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुने, तो आप क्या सुना रही हैं? मैं आपको सुनाऊंगी, सजाद अली की गज़ल से स्टार्ट करते हैं, तो मैं वो सुनाऊंगी। बिल्कुल। उदासियों के घर सजाने को, उदासियों के घर सजाने को, यही बहुत है दिल जलाने को। बने थे दोस्त दिल दुखाने को, बने थे दोस्त दिल दुखाने को, यही बहुत है दिल जलाने को। बने थे दोस्त हमें नाकाम होता देखने का, हमें नाकाम होता देखने का, बड़ा ही शौक था ज़माने को, बड़ा ही शौक था ज़माने को, यही बहुत है दिल जलाने को। बने थे दोस्त दिल दुखाने को। वाह जी वाह, बहुत Thank you very much. बहुत खूबसूरत। आपने कभी कभी ये कोशिश की है कि आप उनको भी सुनाएं, सजाद अली साहब को बैठ के कि सर मैंने आपका जो कवर है वो किस तरह मैं गा रही हूँ? अभी तो खैर उस तरह से कोई चांस नहीं मिला उनसे मिलने का, लेकिन जब मिला तो बिल्कुल सुनाऊंगी। अच्छा, गजल जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट एक जॉनरा है, ठीक है ना, क्योंकि इट्स नॉट इजी, क्योंकि लड़कियां हैं वो ज्यादा पॉप में, हिप हॉप में आराम से एंट्री भी मार लेती हैं और गा भी लेती हैं, बट गजल में आपको बड़ा ही इसका एहतराम, इसका एक तसलसल, एक इसकी पादाश होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। इसमें ये होता है कि आपको उसको जस्ट गाना नहीं है, आपको एक्चुअल में एक्सप्रेस करना है, उन अल्फाजों को ऐसे करने जैसे बात हो रही है, क्योंकि ना इसमें ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, ना इसके साथ कोई ट्यूनर्स लगाए जाते हैं। ये तो ऐसी चीज है जो आप
एक्सप्रेस करते हो एक्सप्रेशन अपना? बिल्कुल ऐसे ही है। किसको सुनती है गजल में? मैं मेहदी हसन साहब को, शहंशाह गजल। जी 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 जी, और सजाद सर, सजाद अली को सुनती हूँ, और इसी तरह से बाकी सबको भी सुनती हूँ, लेकिन यस ये मेरे फेवरेट आजकल ज़ीशान अली बहुत ज़्यादा इनोवे में, जी जी, वो भी गजल गा रहे हैं आजकल, जो नई जनरेशन की जी जी, एक बिल्कुल ऑडियंस ऐसे ही है। है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, घर से कितनी सपोर्ट मिली? क्योंकि एक खातून जो कि म्यूज़िक में बैचलर कर रही हैं, और म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो कि आज भी हमारे घरों में कहीं ना कहीं जो है वो टैबू समझी जाती है कि म्यूज़िक ये क्या करोगी आगे, और अजीब से नाम कसते हैं, हाय तुमने मिरासी बनना है तुमने, हालांकि ये पता ही नहीं कि मिरासी का कॉन्सेप्ट क्या है। मिरासी का मतलब होता है मिरास, मिरास, जो अपनी मिरास को लेके चले, जो लेगेसी को लेके चले। तो ये चीज़ें सुनती हो कभी? मैंने अपनी फैमिली की तरफ से तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं सुना, लेकिन ऐसा होता है जहाँ लड़कियों की बात आ जाती है म्यूज़िक में, तो फिर क्योंकि फैमिली आपकी पहले होती है कि वो आपको सपोर्ट करे, और फिर लोग तो फिर बातें करते हैं। और यस, मैंने ये बातें काफ़ी सुनी है कि वो कहते हैं कि मिरासी है, मिरासी, एक्चुअल में उनको नहीं पता कि ये एक मिरास चल के आ रही है, लेगेसी चल के आ रही है। एग्जैक्टली। और मेरा सीन ये है कि मुझे तो विरासत में मिला है वैसे भी, बाबा की तरफ से। अच्छा, हाँ जी। आपके फादर क्या नाम है उनका? इकबाल। इकबाल साहब, वो भी गजल? नहीं, एक्चुअल में वो अपनी एज में काफ़ी उन्होंने काम किया हुआ है, ड्रम प्ले करते थे। अच्छा। और गाते भी थे। अच्छा। और अब बस तबला प्ले करते हैं, वो भी बस मेरी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, तो आई थिंक इट रन्स इन योर ब्लड देन। यस, जेनेटिकली, एग्जैक्टली, तो जीन्स में है। तो ये एक्चुअल में मेरी फैमिली की तरफ से तो ये बिग स्पॉट है मेरे लिए। तो मुझे उनकी तरफ से तो कोई नहीं होता कि क्या मतलब ये क्यों कर रही हूँ मैं म्यूजिकोलॉजी, और क्योंकि मैंने आगे तो वैसे मैंने सीएस करना था, लेकिन फिर बस मेरा माइंड चेंज हो गया कि नहीं अब मैं म्यूजिकोलॉजी करूँगी। अच्छा, एनसीए का जो टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ता है टू अप्लाई इन म्यूजिकोलॉजी एंड देन गेट एडमिशन? उसमें ये होता है कि पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और वो डिफ़िकल्ट तो होता ही है क्योंकि आईक्यू बेस्ड होता है सारा। एग्जैक्टली। वो फिर आपका जो अपना जनरल नॉलेज होता है उसके अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि फिर आपको जो है आपको नॉलेज होना चाहिए अबाउट म्यूज़िक, और आपको पता होना चाहिए जो हमारे पीछे हिस्ट्री में जो सिंगर हैं पुराने, जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, मैडम जी हैं, तो उनकी थोड़ी हिस्ट्री पता होना चाहिए, और हमारे जो है पुराने म्यूज़िक के बारे में पता होना चाहिए। पोर्टफोलियो में क्या वो लोग देखते हैं? अच्छी उसमें ये है कि आपको वैसे तो ये है कि जो बेस्ट लर्नर है, जो सीखना चाहता है, तो उसके लिए तो इजीली मतलब वो कर देते हैं। तो बस बाकी ये किस्मत की बात है, बहुत किस्मत की बात है, बहुत लिमिटेड होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो अमन अब हमें क्या सुनाएंगी? और हम चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा सुने आपसे। थैंक यू वेरी मच। मैं मैडम जी का एक गाना सुनाऊंगी। मैडम जी का, बिल्कुल। तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, वे बेईमाना, वे बेईमाना, वे हर जाही, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। किथे ने ओ शामा, किथे गए ओ सवेर वे, पल भी नी लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे। किथे ने ओ शामा, किथे गए ओ सवेर वे, पल भी नी लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे। हुन मैनू तक नाए, हुन इंज तक नाए जिवें मैं पराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद
वाह, बहुत खूब। इतना मुश्किल। आपको पता है आपकी आवाज किससे मिलती है? सारा रज़ा से। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको देखा है, द वे यू कैरी योर पर्सनालिटी और जो आपकी परसेप्शन है ना, बिल्कुल सारा रज़ा से मिलती है। आपने उनको शायद सुना ही होगा, सारा जी रज़ा जी को, जी हमारी सारे गामा। बिल्कुल बिल्कुल, आई नो हर, बिकॉज वो भी सर अब्दुल रऊफ की स्टूडेंट है, तो यस आई नो हर। हाँ, शी इज रियली गुड। अच्छा, म्यूजिक के ऊपर कौन इंस्पिरेशन है आपकी? आपने बताया जिस आप जो सुनती हैं, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, बड़े बड़े नाम हैं गज़ल की दुनिया में, इंडो पाक के अंदर, किसको ज़्यादा सराहती हैं? एक्चुअल में क्योंकि ये चीज़ है तो बड़ी मुश्किल, और वैसे तो मैं मतलब सुनती इनको ही हूँ ज़्यादा ना, लेकिन मैं ज़्यादा जो है उनका ही म्यूज़िक पसंद करती हूँ, उस्ताद मेहदी हसन साहब का और सर सजाद अली का। तो मैं इनको ही जो है इंस्पिरेशन है आपकी। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आगे क्या करना चाह रही हैं? प्रोजेक्ट्स अगर बात करें हम, या आप किसी के साथ डुएट के ऊपर बात करें, क्योंकि आजकल कोलैबोरेटिव काम बहुत हो रहा है, कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के ऊपर बहुत काम हो रहा है कि गज़ल के साथ साथ अगर ठुमरी है, या गज़ल के साथ साथ अगर आप बीच में हिप हॉप कर रहे हो या पॉप कर रहे हो, तो इकट्ठा मर्ज किया जा रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कोक स्टूडियो का प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्या चाहती हैं, क्या माइंड में है? मेरे माइंड में तो है कि आगे जो है मतलब मेरे अभी 1 साल कंप्लीट हुआ है, तो ग्रेजुएशन का अभी 3 साल तो बाकी हैं, लेकिन इन 3 सालों में मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे भी मैं करूँ, जैसे कोक स्टूडियो है, और कुछ मतलब OST वगैरह भी मैं करूँ। तो ये बस ऐसे ही है अब कि अच्छी अपॉर्चुनिटी जैसे मिले। बिल्कुल। NCA से तो आपको पता ही है, अली जफर भी NCA से थे, और भी हमारे काफी नाम आते हैं। आयशा उमर साहिबा हैं, वो भी गाती हैं, वो भी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का हिस्सा रही हुई हैं, और वन ऑफ द कहते हैं बड़ा प्रोमिनेंट लोग हैं। इसके साथ साथ भी और भी बहुत से लोग निकले हैं, मगर मोस्ट ऐसे है, अगर हम प्रोमिनेंट की बात करें तो अली जफर और आयशा उमर साहिबा हैं। अच्छा ठीक है, तो अमन हम चाहते हैं कि और कुछ हमें सुनाएं। हाँ, बिकॉज टाइम बहुत कम है, बट वी वांट यू टू मेक अस यू नो हैप्पी। मैं भी गज़ल सुनाऊंगी। ये रियाज़ अली इम्तियाज़ अली साहब की है। ठीक है। तो ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आई ट्राई कि मैं उस तरह से निभा सकूं। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सर आईना मेरा अक्स है, सर आईना मेरा अक्स है, पस आईना कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का। कभी लौट आए तो पूछना, नहीं देखना उन्हें गौर से। कभी लौट आए तो पूछना, नहीं देखना उन्हें गौर से। जिन्हें रास्ते में खबर हुई, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। सर आईना मेरा अक्स है, सर आईना मेरा
अक्स है पस आईना कोई और है, मैं ख्याल हूँ किसी और का। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हर्फ़े दुआ में हूँ। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हर्फ़े दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ किसी और का, मैं नसीब हूँ किसी और का। मुझे मांगता कोई और है, सर आईना मेरा अक्स है, सर आईना मेरा अक्स है, पस आईना कोई और है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का। वाह जी वाह, वेरी अमेजिंग, बहुत खूब। कहते हैं ना कि हमारी आपने सुबह जो है ना वो वैसी रंगीन बना दी है, मगर हमें किसी और जोन में आप ले गई हैं। वेरी ब्यूटीफुल एंड थैंक यू सो मच अमन, और इट्स प्लेजर मीटिंग यू। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और जो आप करना चाह रही हैं, एंड इट विल बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री एज वेल। सो हाई विशेस फॉर यू। तो व्यूअर्स, ये तो था आज का हमारा प्रोग्राम। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे सोशल पेजेस पे जाकर कंटेंट पे ज़रूर आप कुछ ना कुछ कमेंट करें और हमें बताएं कि आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।